Ladies and gentlemen, friends and fellows, वो तमाम लोग जो भी ट्यून इन किए हुए हॉट एफएम 105, तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम. Welcome to the late night horror show. My name is Minhaj Ali Askari and this is Hot FM 105. अगर हम अभी एक पहलू पे बात करें प्रोग्राम की शुरुआत में तो 2-4 मिनट, जिस तरीके से हमारे दादा परदादा दादी नानी वाकयात सुनाया करते थे कि उनके गांव में उनके शहरों में जिधर उनका बचपन गुजरा वहां पे कुछ इस तरह की मखलूक पाई जाती थी जिनकी अक्सर कहानी ये हुआ करती थी कि हम बेगुनाह मारे गए, हमें कत्ल कर दिया गया, लाश को दफनाया भी नहीं गया, जला दिया गया, काट पीट दिया गया, मुंह पे तेजाब फेंक दिया और इस तरह के कई और वाकयात लोगों के साथ हुआ. और उसके बाद सुनने में आया कि उनकी रूहें भटकती थी या उनकी शक्ल में जिन आते. अब इसके बारे में तो वही ज्यादा बेहतर बता सकते हैं जिनके साथ ये हुआ है. ऐसे वाकयात अमूमन उन घरों में हुए जो पार्टीशन के बाद हमारे फैमिली वालों ने खरीदे या उन पे रहे. अक्सर औकात ये भी सुनने में आया कि उन घरों में वो कहानियां होती थी और उन घरों का वो पास्ट हुआ करता था जो कि शायद किसी जमाने में जंग का समा हो शायद, या फिर वहां पे कोई एक ऐसा वाकया पेश आया, अनहोनी पेश आई हो जिससे शायद बहुत सारे लोगों की मौत वाकई हुई हो और वो उस घर में अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, फिजिकली नहीं तो स्पिरिचुअली. ये काफी पुरानी स्टोरी नहीं लगती, कहानी नहीं लगती, वाकया नहीं लगता पुराना, क्योंकि आज भी अक्सर घरों में, मकानों में, फैमिलीज में आप अपने रिश्तेदारों से यही सुनते होंगे कि हमारे घर में कुछ है, किसी की प्रेजेंस है, किसी का आना जाना महसूस होता है, आवाजें महसूस होती हैं, हरकत महसूस होती है, शोर शराबा, रोना धोना. और उससे ज्यादा अगर एक्सट्रीम पे जाए तो यहां तक कि लोगों तक जुल्म होते हैं, जो लोग रहते हैं उन घरों में मार दिए जाते हैं, नुकसान पहुंचाया जाता है. लेडीज एंड जेंटलमैन, इसी तरह के वाकयात और कहानियों के साथ माय नेम इज मिनहाज अली अस्करी. This is Hot FM 105 and welcome to the late night horror show. और तमाम लोग जो अभी हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं अपनी हाजिरी, अपनी अटेंडेंस हमारे शो में लगा सकते हैं. अपने मोबाइल के क्रिएट मैसेज या न्यू मैसेज के ऑप्शन में जाएं. मतलब सबसे पहले लिखें HOT हॉट, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, अपनी हाजिरी लगाएं, भेज दें अपने SMS 1313 पे. आज हमारे अपने शो में, जैसे पहले शोज में हम कॉलर्स को ज्यादा मौके देते रहे हैं अपने वाकयात, अपने किस्से बयान करने को, उसी तरह आज हम इंटरनेट पे अपने उन सारे मेंबर्स, लिसनर्स को इनवाइट करते हैं कि आप अपने वाकयात हमसे शेयर कर सकते हैं. 2 तरीके हैं अगर आप शेयर करना चाहते हैं. एक है फेसबुक
फेसबुक पे जाइए, उधर लिखें द लेट नाइट हॉरर शो विद मिनहाज अली अस्करी, उस पेज को ज्वाइन कीजिए और वहां पे अपने वाकयात शेयर कर सकते हैं। तरीका सिंपल है, जैसे आप पेज ज्वाइन करेंगे उसमें डिस्कशन के नाम से एक टैब होगा, उसको क्लिक करें, वहां पे अपना एक न्यू टॉपिक के नाम से पूरा वाकया सही उर्दू में या सही अंग्रेजी में, मेरी आपसे राय है कि आप उर्दू में लिखेगा ज्यादा बेहतर है ताकि सब लोग समझ सकें आराम से, सही उर्दू में टाइप करके लिख दें। या फिर अगर आप लोग मुझे ईमेल करना चाहते हैं तो ईमेल कर सकते हैं djminhaj@radio.fm पे, या फिर SMS कर सकते हैं। तो आज का सबसे पहला वाकया जो हम शेयर करने वाले हैं वो हारिस हारून ने हमें भेजा है। वो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मिनहाज भाई, जो वाकया मैं आपको अभी सुनाने वाला हूं वो तकरीबन मेरे साथ उस वक्त पेश आया था जब मैं 1.5 साल का था। अब वो 17 साल के हैं। और कहते हैं कि ये वाकया उनकी वालिदा ने उनको सुनाया था। वाकया कुछ यूं है कि जिस बिल्डिंग में ये लोग रहा करते थे वो काफी पुरानी है, यानी 10-12 साल पुरानी होगी। और उस वक्त 10-12 साल पहले धोरा जी उस तरह का नहीं था जिस तरह का अब है, जहाँ पर रश है, बहुत ज्यादा बिल्डिंग्स हैं, आना जाना लोगों का। उस वक्त वो सुनसान एरिया हुआ करता था। वो कहते हैं हम अपनी बिल्डिंग में रहते थे और अकेली एक फैमिली सिर्फ हम ही थे। और वो कहते हैं 2nd फ्लोर पे हम लोग रहते थे और वो बिल्डिंग 4 मंजिला है। उनका घर जो था वो काफी खराब कंडीशन में था, जिसकी वजह से उनको एक कमरे में अब शिफ्ट होना पड़ा और बाकी वो रेनोवेशन शायद कराने लगे। तो वो अंग्रेजी में लिखते हैं कि वन नाइट वी वर स्लीपिंग देन सडनली आई स्टार्टेड टू रिसाइट कलमा। उनका मतलब ये कहने का कि वो रात को सो रहे थे अपने वालिदैन के साथ और वो शायद 1.5-2 साल के होंगे। तो रात को अचानक से उन्होंने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। पूरी फैमिली जो है वो परेशान हो गई कि एक 1.5 साल का बच्चा किस तरीके से कलमा रिसाइट कर रहा है। This all was beyond my family imagination, and after that this happened often with me. After 2-3 years, when I and my family were sleeping, I suddenly woke up and started to talk with someone in a high tone. When my father woke by disturbance of the voice, they inquired me that to whom I was talking with. And they were surprised when they hear me saying that I was talking to my uncle. And there was no one around. Then the very next day my father called on Maulana. The Maulana told my father that this house is occupied with the family of jinn and they are all pious. That's why they didn't tolerate the dirtiness, napaki, and started doing all this act so that we can get acknowledge what the problem is. The Maulana did some amal for some days and after that things began to get better. उनका पूरा वाकया था नापाकी के ऊपर। जब जिस घर में छोटे बच्चे होते हैं वहां चाहते हुए ना चाहते हुए भी नापाकी हो जाती है और इसमें आई थिंक बच्चों का कसूर नहीं होता। तो कहते हैं जिस घर में ये लोग रहा करते थे उस घर में शायद कोई और जिन्नात की भी फैमिली रहा करती थी जिनको ये बर्दाश्त नहीं हो सका कि वहां पे नापाकी हो, क्योंकि वो काफी शायद रिलीजियस जिन्नात होंगे, जिसकी वजह से वो उस बच्चे की सूरत में या उस बच्चे को नजर आते थे। और जैसे जैसे दिन बढ़ते गए वो मसले मसाइल बढ़ते भी गए, यहां तक कि शायद जैसे मैंने बताया कि ये रातों को उठ के एक बुलंद आवाज में एक शख्स से बात करते थे और जब इनके वालिद से पूछा कि किससे बात करते तो कहते मैं चाचा से बात करता हूं और वहां पे कोई नहीं होता था। अक्सर सुना है कि छोटे बच्चों को जिन्नात फरिश्ते नजर आते हैं। कितनी सही है कितनी गलत है इसके बारे में तो हम बहस नहीं करेंगे, लेकिन हो सकता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आपके साथ ऐसा कोई वाकया पेश आया
या आपका इनकाउंटर हुआ है किसी ऐसी मखलूक से जिसको आपको देख के लगा हो कि ये शायद हम इंसानों में से नहीं, या फिर ये देख के लगा हो कि ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं, तो आप लोग अपने SMS हमें भेज सकते हैं 1313 पे हॉट टाइप करने के बाद, या फिर द लेट नाइट हॉरर शो विद मिनहाज अली अस्करी के नाम से पेज मौजूद है फेसबुक पे, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर DJ minhaj@radio.fm पे अपने वाकयात हमसे शेयर कर सकते हैं। एहसन एक साहब है जिन्होंने अपना ईमेल हमें भेजा, और उस ईमेल का जो सब्जेक्ट है वो है बर्मुदा ट्रायंगल। बर्मुदा ट्रायंगल के बारे में अक्सर मैंने अपने शोज में डिस्कस किया है, और वो कहते हैं बर्मुदा ट्रायंगल के बारे में इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। उनकी ईमेल कुछ यूं है, अस्सलाम वालेकुम मिनहाज भाई। वालेकुम अस्सलाम, इट्स मी एहसन। मिनहाज भाई, मैंने बर्मुदा ट्रायंगल के बारे में थोड़ी मालूमात हासिल की है। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बर्मुदा ट्रायंगल अल्लाह के एक नेक बुजुर्ग हैं, उनके लिए मखसूस है। वहां उनकी मजलिस होती है और उस जगह पर कोई दाखिल नहीं हो सकता, और जो कोई भी जबरदस्ती दाखिल होता है तो या तो वो मर जाता है या तो वो वहां से जिंदा वापस आते ही जहनी तौर पर माजूर हो जाता है। और ये बात भी सच है कि वहां जो शिप्स या जहाज गुम हुए थे वो मिल गए थे, मगर उस पर मौजूद तमाम लोग मरे हुए पाए गए थे। और वहां की चलने वाला टाइम दुनिया के हिसाब से बहुत तेज है, जल्दी से गुजरता है। और ये भी सच है कि वहां एक मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी वजह से कोई इंस्ट्रूमेंट वहां काम नहीं करता। मोस्ट प्रोबेबली आप सही हो। इसी तरह का बर्मुदा ट्रायंगल के बारे में एक वाकया बहुत मशहूर है, और वो ये था कि एक शिप, मुझे एग्जैक्ट इसका नाम नहीं पता, लेकिन एक शिप गुजर रही थी बर्मुदा ट्रायंगल से जिसमें अच्छे खासे लोग सवार थे। वो जैसे ही बर्मुदा ट्रायंगल की तरफ गई तो वहां से वो कंपस ने, और टावर के पास कोई सिग्नल नहीं आता था, कंट्रोल रूम अगर दिखता था तो पता चला कि वो शिप गुम हो चुकी है और वो बिल्कुल ही गायब हो गई। मतलब इंसानों का भी कुछ पता नहीं चला, शिप का भी कुछ पता नहीं चला। लेकिन जैसे हमारे यहाँ कोई चीज गुम हो जाती तो उसकी FIR कटवा दी जाती, तो वहां पे भी कोई इस तरह की फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कटवा दी गई होगी उस कंट्रोल रूम में जाके, और ये बात आई गई हो गई। 1-1.5 साल के बाद अचानक से बर्मुदा ट्रायंगल के थोड़ा सा ईस्ट की तरफ एक शिप पाई गई अचानक से दोपहर के टाइम पे, और वो फौरन जो रेडार होता है वो कैच करने लग गया। तो वहां की कुछ टीम्स उस शिप के पास गई। जैसे ही शिप के करीब पहुंचे तो उन्होंने जो शिप का नाम और नंबर देखा तो वो उनको याद आया कि ये वही शिप है जो 1-1.5 साल पहले गुम हुई थी। वो इंक्वायर करने मजीद आगे शिप के अंदर कूदे, और उन्होंने देखा कि वहां पे एक कुर्सी पड़ी हुई थी, एक चाय थी, चाय की प्याली थी, चाय का सारा सामान था, अखबार रखा हुआ था, और जब वो थोड़ा सा अंदर गए तो कंपस था और जो व्हील होता है घुमाने वाला वो था। और वो बताते हैं कि जो चाय हमने देखी थी जिस प्याली को, उसके अंदर चाय थी, चाय बाकायदा गर्म हो रही थी, इतनी गर्म थी कि उसमें से भाप निकल रही थी। उस कुर्सी पे किसी के बैठे होने का जब वो गरमाइश होती है वो थी। जब वो अंदर गए तो वो व्हील पूरा हिल रहा था कि जैसे किसी ने अभी हिलाया हो, और जो वो झंडा लगा हुआ था अमेरिका का या किसी भी जहाज का अपना पर्सनल, वो बाकायदा ऐसा था कि अभी किसी ने लहरा रहा हो, अभी किसी ने ऊपर की ओर लहराने के लिए। लेकिन ये बात हैरान ज़दा बात है कि एक वो शिप जो 1-1.5 साल पहले गायब हुई हो, अचानक से मिले, उसके अंदर कोई इंसान नहीं, कोई ह्यूमन नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन जब आप उसके अंदर जाएं तो आपको ऐसा महसूस हो कि अभी कुछ सेकंडों पहले यहाँ से कोई लोग गए हैं, या क्या है कि चाय गर्म है, अंदर जो है वो व्हील घूम रहा है, फ्लैग लहरा रहा है, बिल्कुल साफ सुथरी बोट, विच इज क्वाइट वियर्ड। अगर आप ये मानते हैं इस बात को या समझते हैं कि ये सारी बातें झूठी होती हैं, फेक होती हैं, तो
तो इस पे हम ज्यादा बहस नहीं करेंगे, लेकिन ये सोच जो थी कि यार जिन्नात और ये सुपर नेचुरल लाइफ ये नहीं होती, ये वेस्ट की तरफ से हम पे ट्रांसफर की गई और हमने चाहते हुए ना चाहते हुए भी इसको कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन जिस जगह से ये वाकयात हम तक ट्रांसफर हुए या ये सोच ट्रांसफर हुई, वहां पे अभी भी 50% अवाम, बल्कि 50 से ज्यादा, अभी भी अपने बेसिक्स को नहीं भूलिया। वो यही कहते हैं कि नहीं, इंसानों के अलावा भी कोई एक ऐसी मखलूक इस दुनिया में मौजूद है और वो अपनी एग्जिस्टेंस शो करती है अगर वो चाहें तब। It's 133. This is Hard FM 105. बढ़ते उन लोगों के मैसेजेस की तरफ जिन्होंने अपने मैसेजेस हमें भेजे। अब्दुल्ला, आई थिंक उस शिप का नाम मेरी सेलिस्ट था। आई रियली डोंट नो कि मैं इसको सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ कि नहीं, मुझे नाम एग्जैक्टली सही बताऊँ याद नहीं है, हो सकता है यही हो। अनीस अजीज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। मिसेस सईद, थैंक यू। अब्बास साहब, यूसुफ बेग, थैंक यू सो मच। रमशा साहिबा, अब्दुल्ला, साद, मुजम्मिल साहब, सैरिश, बख्तियार, फबियन, थैंक यू। हमजा असलम, आपका भी शुक्रिया। वहाज, आपका भी शुक्रिया। थैंक यू सो मच उन तमाम लोगों को जिन्होंने अपने मैसेजेस भेजे। हम वक्त के साथ साथ आप लोगों के नाम भी शामिल करते रहेंगे अगर हमारे तक टाइम बचा। बढ़ते हैं अपनी ईमेल की तरफ जो कि हमें भेजी है इमरान अतीक ने। वो क्या कहते हैं उसको जरा पढ़ते हैं। वो कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इमरान है और मैं मलीर मॉडल कॉलोनी पुलिस स्टेशन की तरफ शायद रहते हैं। कहते हैं ये मेरी नानी के नेबर्स की कहानी है। वो लेट काफी साल, आई थिंक 30 साल उस घर में रहते थे और 2 साल के लिए लंदन चले गए थे। जब वापस आए तो उनका पूरा घर डस्टी हुआ था जैसे नॉर्मली हो जाता है, सिवाय एक रूम के जो बिल्कुल साफ सुथरा था। जब वो लोग उस रूम में गए तो वो रूम खाली था, कोई फर्नीचर भी नहीं था, बेडशीट्स भी नहीं थी, कोई कालीन, कुछ भी नहीं था, यहां तक कि धूल मट्टी कुछ भी नहीं। और वो बिल्कुल कमरा पाक साफ और उसमें सफेद चादरें, बेडशीट्स बिछी हुई थी जैसे मिलाद एक्सेट्रा कोई मिलाद के टाइम पे बिछा देते हैं। कहते हैं वो लोग बड़े हैरान हुए। खैर उस दिन उन्होंने वो कमरा बंद ही रखा और जाके आराम किया, क्योंकि उस दिन उनसे रिलेटिव्स भी मिलने आए थे। जब वो लोग रात को सोने गए तो रात को 2 बजे के बाद उस रूम में से कुरान पाक की तिलावत की आवाजें आने लग गई। वो लोग डर गए और कोई वहां नहीं गया। सब एक ही रूम में सोते हुए उस रात गुजारा उन्होंने। अगले दिन जब वो कमरे में गए तो और तलाशी ली तो उस कमरे की अलमारी में से कुरान पाक निकला। वो लोग हैरान थे क्योंकि उन्होंने वहां इतने सारे कुरान नहीं रखे हुए थे। उन्होंने उस कमरे में ताला डाल दिया। फिर से सिलसिला रोज हुआ, रोज आती थी तिलावत की आवाजें। उन्होंने एक मौलवी साहब से पूछा तो उन्होंने कहा कि आप लोग फिक्र ना करें, यहाँ अच्छे जिन्नात हैं, आप उनको तंग ना करें और वो वैसे भी तिलावत में बरकत होती है। उन लोगों ने मौलवी साहब से कहा कि आप अगर इसमें मुखातिब होकर पता करें कि ये क्या चाहते हैं तो हम लोग सुकून में आ जाएंगे। तो मौलवी साहब ने अकेले कमरे में जाकर कोशिश की और बाहर आकर बताया कि वो यहाँ कुछ करने नहीं आए, बस चंद दिन के लिए कायम है और वो इसका आप लोगों से शुक्रिया भी करेंगे। खैर वो लोग चुपचाप रहने लगे। वो कमरा यूज नहीं करते थे। तकरीबन 40 दिन तक वो ये होता रहा रोज। फिर उसके बाद तिलावत की आवाज आना। वो कहते हैं फिर उसके बाद तिलावत की आवाज नहीं आई तो हमारे नेबर्स सुकूनमंद हुए और अगले दिन
कमरा खोला तो वहां से सफेद चादरें भी गायब थी और अलमारी में कुरान करीम की जगह सोने की ईंटें रखी हुई थी, उतनी तादाद में तकरीबन जितनी कुरान पाक थे। वो लोग इंतहाई परेशान हुए, मौलाना को फिर बुलाया और सूरत हाल बताई तो उन्होंने कहा कि उनके शुक्रिया का तरीका है, पर हमारे नेबर्स ने उसे इस्तेमाल नहीं किया। वो लोग वो घर छोड़ के चले गए। जो न्यू फैमिली वहीं, उनको उस कमरे ने कभी कोई आवाज नहीं आई, कभी कुछ उन्होंने किसी भी चीज को नहीं सुना। वो कहते हैं ये बात इसलिए बताना जरूरी थी क्योंकि जिन्नात सिर्फ बुरे नहीं होते, अच्छे भी होते हैं और इसी तरह के वाकयात भी पेश आ चुके हैं कराची में। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। आपने अपना वाकया हमसे शेयर किया और बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे। अक्सर लोग ऐसे वाकयात पेश कर बताते हैं, बयान करते हैं जिनमें ज्यादातर उनका डर शामिल होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे वाकयात होते हैं जिनमें कुछ लोगों को सुकून मिलता है, कुछ लोगों को फायदा होता है, अगर हम आम इंसान की जुबान में बात करें। थैंक यू इमरान, थैंक यू सो मच। इसके अलावा अब जो हम एक वाकया शेयर करने वाले हैं वो परीक्षित शर्मा साहब है, जिन्होंने फेसबुक पे अपना मैसेज हमें भेजा है। वो कहते हैं मिनहाज भाई, मैं ताज कॉम्प्लेक्स में रहता हूँ, ए ब्लॉक में। ये कुछ 1-2 साल पहले की बात है कि मगरिब का टाइम था और मैं अपनी साइकिल को पार्क करने जा रहा था। तो जहां मुझे साइकिल बांधनी थी वो काफी अंधेरे की साइड थी और वो अंदर की तरफ था और उस वक्त लाइट भी नहीं थी और मगरिब का टाइम भी था और बेसमेंट में सिर्फ एक ही बल्ब चल रहा होता है। तो जब मैं साइकिल को चेन लगा रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि किसी ने आवाज दी है, मुझे बुलाया है। मैं समझा कि शायद चौकीदार ने बुलाया होगा, तो मैं जब देखने गया तो कोई चौकीदार नहीं था। फिर मैंने वो बात इग्नोर कर दी, दोबारा चेन लगाने लगा तो मुझे ऐसा लगा किसी ने मेरे पीछे वाली पॉकेट में से कुछ निकाला हो। तो मुझे कुछ घबराहट सी हुई और मैं साइकिल को छोड़कर वहां की बाहर की तरफ भागना शुरू हुआ। वो कहते हैं मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ उधर है या था, क्योंकि उधर ही इमरजेंसी है और डेड और डेथ भी होती हैं उधर ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू जी। नाम शामिल करने की कोशिश करते हैं जो अपने मैसेजेस भेज रहे हैं। समीना, थैंक यू सो मच, आपका मैसेज आया। यासीन शोहेब, थैंक यू। मोहम्मद ओसामा, आपका भी शुक्रिया। सिदरा अलीम, थैंक यू सो मच। इरफान, आपका शुक्रिया। आयशा अतर, थैंक यू सो मच। कोशिश है, देखिए कहां तक हम सक्सीड करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारी फोन लाइंस 2 बजे के बाद खुलेंगी। अगर आप लोग कॉल करना चाहते हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं 111-000-105 पे। 2 बजे से पहले हम उन तमाम लोगों की ईमेल्स, कहानियां शेयर करेंगे जो हमें लिख कर भेज रहे हैं, ईमेल के जरिए, फेसबुक के जरिए या SMS के जरिए। अगर इन तीनों में से आप लोग एक ऑप्शन चूज करना चाहते हैं तो उसका तरीका ये है कि आप सबसे पहले क्रिएट मैसेज या न्यू मैसेज के अपने ऑप्शन में जाएं, मोबाइल के, उधर लिखें हॉट, HOT हॉट, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए और अपना वाकया लिखे और भेज दें SMS 1313 पे। या फिर अगर आप लोग हमें फेसबुक पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो मिनहाज अली अस्करी, द लेट नाइट हॉरर शो विद मिनहाज अली अस्करी के नाम से पेज है, उसको ज्वाइन कीजिए। वहां पे डिस्कशन में जाके अपना न्यू टॉपिक करके नया वाकया लिखिए, उर्दू में प्लीज, मेरी आपसे गुजारिश है। या फिर ईमेल कर सकते हैं djminhaj@radio.fm पे।
उमैर राठौड़ हैं जिन्होंने अपना वाकया हमें भेजा है, शेयर करते हैं आपसे, हो सकता है आपके लिए इंफॉर्मेटिव हो। अस्सलाम वालेकुम मिनहाज भाई, आई एम उमैर राठौड़। ये वाकया मेरी नानी के घर के करीब का है। मेरी नानी औरंगी टाउन में रहती हैं। उनकी गली के कोने पर एक गटर है। उस गटर पर रात को अक्सर लोगों ने एक लड़की बैठकर रोते हुए देखी है। वो गली में अक्सर नजर आती है। मेरी नानी के घर के करीब एक भैंस का बाड़ा है। बाड़े वाले 2-3 बजे उठ जाते हैं दूध निकालने के लिए। एक दफा एक औरत आकर एक लड़के से कुछ बात करके चली गई और वो लड़का बेहोश हो गया। बाद में उससे लोगों ने पूछा कि क्या हुआ था, तो उसने बताया कि वो औरत मेरे से पूछ रही थी कि मेरा घर कहाँ है। तो मैंने उससे कहा मुझे नहीं पता। फिर मैं खुद ही गिर गया और उस वक्त आंख खुली। तभी मैंने कहा था कि थोड़ी सी आप लोग उर्दू में डिटेल में करके लिख दें ताकि वाकई पूरा समझ में आ जाए। कहा तो मैंने उससे कहा मुझे नहीं पता। फिर मैं खुद ही गिर गया और उस औरत की आंख, वो कहते हैं कि बिल्कुल लाल रंग की थी और गली में तकरीबन रात के 8 बज रहे थे और गली सुनसान भी थी। थैंक यू सो मच भी। फेसबुक की तरफ अब अपनी नजर दौड़ाते हैं और उन लोगों का मैसेजेस शामिल करते हैं जो लोग अपने मैसेजेस भेज रहे हैं। जासिम थैंक यू सो मच। सुफियान शेख आपका भी शुक्रिया। रजा थैंक यू सो मच। यासिर यान्स थैंक यू। यावर बहुत बहुत शुक्रिया। खालिद, हसन, फैजान, अहमर एंड आरेजादी आपका भी शुक्रिया। जफर इकबाल थैंक यू सो मच। और फैसल आपका भी शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इनोसेंट इनका नाम है, आई बिलीव यू आर इनोसेंट। हैदर अली थैंक यू सो मच। शहीर हैदर थैंक यू। अभी जो कराची में हालात गुजर रहे हैं, इतने लोगों की मौत वाकई हो रही है, इतने लोग बेगुनाह मारे जा रहे हैं, बहुत सारे लोगों की तो डेड बॉडीज ही नहीं मिलती जो बेचारे बॉम्ब ब्लास्ट में फट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। क्या पता कि वो या उनकी रूह ऊपर तक जा पाती है कि नहीं जा पाती, या जैसा अक्सर हमने फिल्मों में भी देखा है, कहानियों में भी सुना और अपने बुजुर्गों से सुना है कि रूह भटकना एक कॉन्सेप्ट है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इनकी भी रूहें भटकती हों। हिल पार्क का एक वाकया है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। एक्चुअली हिल पार्क का नहीं, आई एम सॉरी, ये इस्लामाबाद की जो मागला हिल्स हैं इसका वाकया है। और ये उस वक्त था जब मैं 20 साल पहले हिल पार्क देखे कह रहा हूं, मागला हिल्स गया था। तो मेरी ताई ने मुझे बताया था कि मागला हिल्स के बारे में एक बहुत मशहूर बात है कि वहां पे अक्सर औकात ये हुआ है कि जब लोग ऊपर जाते हैं रात के वक्त, तो वहां पे औरतों के रोने की आवाज आती है जोर जोर से पूरे मागले हिल्स में, अगर आप जाए ऊपर तो जब उन्होंने मुझे बताया तो मैंने कहा नहीं भाई ऐसा नहीं होगा, ऐसी कोई बराबर में आबादी होगी तो वहां से आती होगी। उन्होंने कहा ठीक है भाई, अब जब तुम भी बड़े हो जाओ और जब जाओ तो वहां पे देख लेना। तो इस दफा जब मैं वहां पे गया था और मेरा दामन को जाना हुआ, मैं रात को ही तकरीबन गया था कोई 8-9 बजे के करीब। तो अब तो मागला हिल्स की जो इस्लामाबाद से रोड बनाई है वो बहुत जबरदस्त बना दी है। ऊपर गया, मैंने खाना वाना खाया तो वहां पे एक वेटर था, तकरीबन रात के 1-1:30 बज चुका था, तो अच्छा खासा खाली हो चुका था।
तो मैंने वहां के वेटर को बुलाया, मैंने पूछा कि यार ये बताओ कि मैं इस तरह का शो करता हूँ और ये है और वो है, तो यहाँ पे मैंने सुना है कि कुछ होता है भाई, जंगल है और ये है, तो मखलूक नजर आती है। तो वो काफी देर तक तो बोलता रहा जी साहब होता है लेकिन छोड़ें अब ये, और वो बात को टालता रहा। लेकिन फिर एक टाइम के बाद उसने मुझे बताना शुरू किया कि कोई 10-12 साल पहले, बल्कि उससे भी पहले का, कि यहाँ पे एक औरत का मर्डर हुआ था। अच्छा तो बात क्या है? तो कहते हैं ये है कि वो एक औरत और एक मर्द यहाँ पे आए थे कोई रात 8-9 बजे के करीब। अगर हम 15 साल पुरानी बात भी कर रहे हैं तो इस्लामाबाद 15 साल पहले शायद 7 बजे ही सो जाया करता था। अब वो 10-11 बजे वहां पे रात होती है, वहां उस वक्त तो पहले ही हो जाती होगी। तो अगर आप रात को 8-9 बजे निकलते 10-15 साल पहले तो बिल्कुल सुनसान होता, और जब आप मागला हिल्स की तरफ जाते तो वो आबादी वहां है ही नहीं, जंगल है पूरा, चारों तरफ ही जंगल जंगल, ऊंचाई, और उस वक्त तो रोड भी नहीं बनी थी तो लाइटें भी नहीं थी, तो अंधेरा भी होता था। तो जैसे हमारे यहाँ डेविल्स पॉइंट है या हिल पार्क का टॉप का एरिया है, वहां पे लोग जाते हैं सुकून के लिए या ऐसी बातें करने के लिए, तो वहां पे भी वो पिकनिक पॉइंट था एक, सैटरडे को लोग चले जाया करते थे। तो कहते हैं किसी तरह की एक फैमिली या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड मागला हिल्स पे गए और वहां पे थोड़ी देर बातें करने के बाद जब वहां पे बिल्कुल ही सुनसान हो गया था, सन्नाटा हो गया था, तो उस मर्द ने उस औरत को वहां पे कोने पे लेके गया और धक्का दे दिया और वो गिर गई और वो मर गई। कहती है जब वो वापस मर्डर करके आ गया और 1-1.5 हफ्ते तक उस औरत के फैमिली वाले उसको, लड़की को ढूंढते रहे, और फिर जब पुलिस में कोई बात पता चली तो उन्होंने सर्च शुरू की और उस मर्द को भी पकड़ा, और उस पे जब थोड़े बहुत उसको मारा गया, रिमांड हुआ उसका, तो उसने ये बात कबूल की कि हाँ मेरे से एक ये मर्डर हुआ है, और वो जेलसी में हुआ था क्योंकि वो लड़की शायद किसी और से प्यार करने लगी थी और फलाना ये, और उस औरत मर्द ने उसको मार दिया। लेकिन उसके बाद से आज तक वहां पे अक्सर औकात लोगों को एक नहीं कई सारी औरतों के चीखने की, रोने की, दर्द की एहसास आवाज आती है। बकौल उस बेटर के कि कुछ लोगों ने तो उस औरत को देखा भी है कि जब आप इस्लामाबाद से मागला हिल्स की तरफ ऊपर जा रहे होते हैं तो सीधे हाथ की तरफ आपके पहाड़ी होती है और राइट उल्टे हाथ पे आपके खाई होती है, और इस जो रोड है बहुत पतली सी है। पहले तो वो एक सिंगल ट्रैक था, अगर आपकी गाड़ी जा रही तो वापस जो आ रही होगी वो मुश्किल हो जाती थी। तो कहते हैं कि जब आप टर्न होते 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 बीच रास्ते में पहुंचते थे तो एक साइड पे, कॉर्नर पे, जहाँ पे उसको फेंका, जहां से फेंका गया था एक्चुअली, वहां पे उसी बाउंड्री पे एक औरत हमेशा खड़ी हुई नजर आती है लोगों को, और जैसी ही गाड़ी उस औरत के करीब से गुजरती तो वो लड़की या वो औरत या वो जो भी चीज है वो छलांग लगा देती है, और लोग जब ये देखते हैं तो वो गाड़ी रोक के फौरन देखते हैं कि क्या हुआ, तो वहां पे कोई नहीं होता, और फिर रोने की और चीखने की और इस तरह की आवाजें आती हैं। कभी अगर आपका जाना हो इस्लामाबाद तो ये मागला हिल्स जरूर जाइएगा। दिन में इससे खूबसूरत जगह कोई नहीं और रात में इससे खौफनाक जगह कोई नहीं। सारा ज़हरा है जिन्होंने अपना वाकया हमसे बड़े टूटी फॉर्म में शेयर किया है। हम कोशिश करते हैं कि उनका वाकया भी शेयर करें। वो कहते हैं ये वाकया मेरे भाई के साथ हुआ है, आप ये स्टोरी उसकी ज़बानी सुनिए। पता नहीं उन्होंने लिखा है कि जो भी है, हसी खान उनका नाम है, और वो कहते हैं ये वाकया मेरे साथ 1 मंथ पहले हुआ था। मैं अपने कजन के घर आया हुआ था। उनके घर में एक रूम है जो हर वक्त बंद रहता है, वहां सबको जाना मना है। मैं उनके घर में रात को सोया हुआ था कि अचानक मेरी आंख खुली।
मुझे बहुत प्यास लग रही थी। मैंने पानी पीने के लिए जो किचन में गया तो रास्ते में वो रूम आता था। जब मैं पानी पी कर आया तो मैंने सोचा यार इस कमरे में जाके देखूं तो आखिर है क्या इधर। उस रूम के दरवाजे के ऊपर एक खिड़की भी लगी हुई थी जिससे वो कमरा दिखता था। मैं अचानक दरवाजे पे चढ़कर उस खिड़की को हटाकर अंदर झांका तो मेरी हालत बुरी हो गई। मैंने देखा एक बाबा एक कुर्सी पे बैठे हुए हैं और उसके राउंड में 2 बच्चे घूम रहे हैं। कहते मैं वहीं बेहोश हो गया और तौबा कर ली कि आइंदा उल्टी सीधी हरकतें नहीं करूंगा। हसी खान, आप ये तो बताइए कि आपके कजिन का घर किधर था, अभी भी वो उधर ही रहते हैं कि नहीं? तो आपने पूछा तो होगा, अभी जब बेहोश हुए होंगे तो आपकी फैमिली वालों ने आपको उठाया होगा, तो उन्होंने आपको कुछ समझाया, बताया कि आखिरकार है क्या? शोएब हुमायूं ने अपना मैसेज हमें भेजा है। वो कहते हैं कि यह हादसा मेरे कजिन के साथ पेश आया था। हुआ कुछ यूं था कि जब वो 2 साल की थी और उनकी अम्मी को किसी के यहाँ पेंटिंग देने के लिए दिखाने आने आए हुए थे, वहां मेरी कजिन को वॉशरूम जाना था और उनके घर करना पॉसिबल नहीं था, तो पास ही जंगल था, उन्होंने वहां जाकर अपना वॉशरूम किया। जब वो घर वापस आई तो मेरी कजिन ने मिट्टी का तेल पी लिया। उसको फौरन हॉस्पिटल लेकर गया और थोड़ी देर बाद कजिन की मदर की आंख लग गई तो उनको ख्वाब आया कि दुआ पढ़ो क्योंकि इस पर साया है, और वो फौरन उठी और दुआ पढ़कर उस पर फूंकी और वो फौरन उठ गई। और मेरी कजिन ने उन्हें बोला कि अम्मी मेरे पास एक काली बिल्ली बैठी हुई थी और वो भाग गई। शायद आपका ये मैसेज मुझे समझ नहीं आया, लेकिन फिर भी बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं अपने ईमेल की तरफ। फहद सिद्दीकी हैं, उन्होंने अपना एक मैसेज हमें भेजा है। वो कहते हैं कि मैं MA के कॉलेजिएट नॉर्थ कराची में पढ़ता था। लास्ट ईयर 2nd ईयर का कोचिंग में था। कहते हैं वहां मेरी दोस्ती एक लड़के से हुई जो अपनी बहन के साथ वहां पढ़ने आता था। वो दोनों बहन भाई बहुत अच्छे थे और डिसेंट नेचर के थे। बहुत कम लोगों से इंटरेक्शन होती है और वो कुछ इंट्रोवर्ट टाइप के थे। क्योंकि हम एक ही सेक्शन और ग्रुप के थे तो हम अक्सर वापसी पे उसके घर चले जाते थे जो कि सखी हसन ग्रेवयार्ड के करीब ही था। हम दोनों दोस्त पढ़ाई करते थे। जैसे जैसे उनके घर में जाना होने लगा तो पढ़ाई के दौरान उनकी बहन भी आके बैठ जाया करती थी और वो तीनों पढ़ाई किया करते थे साथ में। वो कहते हैं एक रोज मैं उसके घर डायरेक्ट गया फॉर स्टडीज, तो उसने कहा कि आज हमारे यहाँ हलीम है, आज नहीं पढ़ाई हो सकती। खैर मैं वापस घर आ गया। वो कहते हैं कि उसके बाद वो दोनों कोचिंग नहीं आए, ना मोबाइल पे रिस्पॉन्ड किया। आखिर मैं उनके घर में गया तो उसकी बहन ने दरवाजा खोला। वो कहते हैं जैसे मैंने उनकी बहन को देखा तो मैं परेशान हो गया क्योंकि उसके जो बाल थे वो बहुत छोटे हो गए थे, जो कि काफी लंबे थे, लेकिन अब कुछ अजीब से बाल हो गए थे जैसे फौजी कटिया, इतने शॉर्ट। कहते हैं मैं अंदर गया, मैं अपने दोस्त से मिला तो अपने दोस्त से उसकी बहन की खैरियत पूछी तो उसने कहा कि हलीम वाली रात को हम सब कजन्स बहुत बोर हो रहे थे कि अचानक प्लान बना के चलो यार
छुपन छुपाई खेलते हैं, और वो छुपने की जगह जो थी उन्होंने वो ग्रेवयार्ड चूज की थी। कहते हैं जो कि हम सब बच्चे थे, छोटे थे, तो हमें मजा भी आया, हमें एडवेंचर लगा, और किसी ने शायद मना भी नहीं किया वहां जाने को। वो कहते हैं वहां मेरा दोस्त किससे किसी को नहीं मिली। जब छुपने की बारी आई तो उनकी बहन छुपी जाके, तो वो किसी को नहीं मिली। थोड़ी देर के बाद वो लड़की एक कब्र के करीब बैठी हुई नजर आई, और उसके चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कुराहट थी, और चुप करके बैठी हुई थी। उसको फौरन घर लेकर आए तो वो पैरानॉर्मल बिहेव करने लगी, जैसे वो बिल्लियों की तरह गुर्राने लग गई। ये देखकर सब घर वाले बहुत परेशान हुए। करीबी एक मस्जिद के इमाम को बुलाया, तो उन्होंने उस घर पे आके जैसे उस औरत को देखा, उस लड़की को देखा, तो कहती है कि ये लड़की जो थी ये किसी कब्र के करीब बैठी हुई थी, और इसके जो लंबे बाल थे वो उस कब्र पे टच कर रहे थे बार बार। तो वहां पे जो भी मखलूक थी उसको ये बात नागवारा लगी, और उसने उसके बालों पे कब्जा कर लिया, और अगर अब इसकी जान बचानी है तो ये बाल काटने पड़ेंगे। जिसकी वजह से शायद ये अमल पेश किया गया कि उसके लड़की के जो लंबे बाल थे उनको काट दिया गया, और उसके बाद से अब वो बिल्कुल सही है, और ना ही कोई अब पैरानॉर्मल एक्टिविटी करती है। लेकिन फिर भी जब भी उससे हम इसके वाकये के बारे में पूछते हैं तो वो अफसरदा हो जाती है, मायूस हो जाती है। वो उन्होंने कैपिटल लेटर्स में लिखा है कि प्लीज शेयर दिस स्टोरी, एंड ये एडवाइस है उन लोगों के लिए जो इन सारी एक्टिविटीज को हंसी मजाक में लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फात सिद्दीकी, थैंक यू सो मच। Ladies and gentlemen, welcome to the Late Night Horror Show. Welcome to my program. This is Horror FM 105. 2 बज चुके हैं जनाब। माय शो में अगर आप लोग कॉल करनी है तो कॉल कर सकते हैं 111-000-105 पे, या फिर फेसबुक पे ज्वाइन कर सकते हैं हमारा ऑफिशियल पेज, या फिर अपने SMS भेज सकते हैं 1313 पे हॉट टाइप करने के बाद। जिस शहर में हमने आंख खोली, जिस शहर में हम बड़े हुए, कई सारे अच्छे लम्हात गुजारे, कई सारे बुरे लम्हात गुजारे, उस शहर की अपनी एक कहानी है, अपना एक माजी है। हमसे पहले जब शायद इस शहर का नाम कराची ना हो, या नहीं था, या लाहौर नहीं था, या इस्लामाबाद नहीं था, आजादी से पहले की बात करें, हिंदुस्तान बनने से पहले की बात करें, तो यहां पे कोई ना कोई आबादी जरूर रहती होगी। या तो अगर ये आबादी नहीं होती थी तो फिर कोई और मखलूक जरूर रहा करती होगी। जिस जमीन पे मेरे और आपके ये घर बने हुए हैं, जहां पे ये ऑफिस बने हुए हैं, दुकानें बनी हुई हैं, हमें क्या मालूम कि कौन सी मखलूक उधर एग्जिस्ट करती है, अच्छी या बुरी। साइंस के हिसाब से एनर्जीज होती हैं, मजहब के हिसाब से जिन्नात होते हैं। अपने अपने बिलीफ की बात है। जो रिलीजियसली सोचते हैं वो कहते हैं जिन्नात, जो साइंस के हिसाब से सोचते हैं, लॉजिक्स के हिसाब से सोचते हैं, वो इसको एनर्जी का नाम देते हैं। जिन घरों में आप अभी हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं बैठ के, हो सकता है कि उधर भी ये चीजें पाई जाती हैं। आपके साथ शायद अभी कोई प्रॉब्लम भी हो रही हो जो आप हमसे शेयर करना चाहें, या आपके किसी रिश्तेदार में, या आपके किसी रिश्तेदार के साथ कोई ऐसा वाकया पेश आया हो जो कि लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव भी हो सकता है, एक वार्निंग हो सकती है, या उनके जहन को खोलने का एक जरिया हो सकता है। With this, ladies and gentlemen, this is the Late Night Horror Show. मेरे घर में एक कमरा है जो कि हर वक्त बंद रहता है, और इसमें से इतनी आवाजें आती हैं, शोर की आवाजें, चीखों की आवाजें। I was walking by this graveyard and I saw this girl. She was like 5 feet up in the air, man. It was scary. It was scary.
मैं जिस हॉस्टल में रहता हूँ वहाँ पर मुझे लगता है कोई और भी है, वो जो मुझे दिखाई नहीं देता। वॉक करते करते मैंने अचानक देखा बच्चा एकदम से, मैं आपको क्या बताऊं कि वो आगे की इस तरह से चल रही थी। The Late Night Horror Show. Every Saturday at 1 a.m. only on Hot FM 105. इस रात में जब खामोशी और अंधेरा उरूज पर होता है, तो रात की कहानी अक्सर लोगों के साथ पेश आती है। ईविल, जिन्नात, बुरी आत्मा, ये जितने भी अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, अक्सर आप नोट करेंगे जैसे ही सोचते हैं तो आपके दिमाग में एक दुनिया बन जाती है, एक ऐसा टाइम जोन बन जाता है जिसे रात कहा जाता है। रात की खामोशी में अगर किसी का आपके सामने हाजिर हो जाना अचानक से, या कोई ऐसा वाकया पेश आ जाना जिससे आप 2 मिनट के लिए बौखला से जाएं, कंफ्यूज हो जाएं कि आखिर आपके साथ हुआ क्या है, अक्सर ये रात को ही पेश आता है। 111000105 वो नंबर है जहाँ पे कॉल इन कर सकते हैं और अपने वाकयात अब हमसे शेयर कर सकते हैं। देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो। हेलो जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन है हमारे से लाइन पे मौजूद? मैं बख्तावर बात कर रही हूँ। जी बख्तावर साहब, कैसी हैं आप? जी ठीक हूँ। मुझे जो वाकया शेयर करना है वो मेरी सिस्टर से है रिलेटेड। एक दफा जो है मेरी कजन
खाला की बेटी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। तो मेरी मदर और जो मतलब बड़े बड़े थे सब वो जो कजन के साथ हॉस्पिटल थे, और घर पे मैं, मेरी बड़ी सिस्टर और 2 छोटी ट्विन सिस्टर्स थी। सही। तो हमने कहा एक ही कमरे में सो जाते हैं। उन तब हम गार्डन वेस्ट में ही थे, अभी हमने घर चेंज कर लिया है। सही। देन हम जो है रात के 3 बज रहे होंगे, मैं, मेरी 2 ट्विन सिस्टर जो है सो चुकी थी। उसके बाद मेरा करवट बदला, मैंने अपनी सिस्टर की तरफ जब देखा तो उनका जो है वो बहुत रोने जैसी थी और बहुत रेड। अक्सर जो है उनके साथ काफी ऐसे वाकयात होते रहते हैं, मगर वो जो है थोड़ी सी स्ट्रांग है, मतलब उन बातों को इग्नोर करती हैं थोड़ा। और तो उस वक्त मैंने उनकी हालत देखी, बहुत अजीब कंडीशन थी। मैंने कहा शायद पता नहीं खुदा न खास्ता कजन को कुछ हो गया क्या। तो मैंने उठी फौरन, मुझे डर लगा। मैंने कहा क्या हुआ बाजी? तो कहा कि ना बेड के बराबर में जो है अलमारी थी और उसपे जो है थोड़ा सा गैप था। उसने कहा यहाँ पे कोई है। मैंने कहा बाजी अभी कोई कुछ नजर नहीं आ रहा था, और उनकी कंडीशन इस कदर ऐसी थी कि मैं खुद जो है डर गई थी। मैंने कहा बाजी कुछ नहीं, कह रही अभी कुछ है जो मुझे दिख रहा है। और जैसे उन्होंने बताया, जब उनकी थोड़ी कंडीशन संभली उस वक्त तो कुछ बताने के लगे। और जब उन्होंने बताया कि उनका ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई रंग का पानी उससे बह रहा और बहुत ही लंबी हाइट का हो, और उसका जो हाथ वो जैसे वो बता रही थी कि जैसे 2 फिंगर्स हो बस। तो उस वक्त बहुत डरी और कह रही थी कि अब इस तरह से। और थोड़ी देर के बाद वो फिर अपनी हालत में वो कह, और फिर भी उनको जो है उसी चीज से डर लगता रहा। काफी दिन हो गए और ऐसी चीजें जो है लगी, जो वाकया था मैंने शेयर करना था। और ये इसी घर में पेश आया जिसमें आप अभी रहती हैं? नहीं, ये तकरीबन 1-1.5 साल पहले की बात है। गार्डन वेस्ट नहीं था, मगर अभी हम जो है थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो गए। वो थोड़ा सा पहले वाला घर था। और आपकी बहन को आज तक इसके बारे में इल्म नहीं हुआ कि उनके साथ होता क्या? नहीं, वो बस वो कहते हैं कि ऐसी कोई चीज थी उसके हाथ में, जैसे नहीं कि तलवार जैसी कोई चीज थी, और वो मुझे वार करना चाह रही थी, पर वो उससे कुछ किया नहीं। उनकी कंडीशन बहुत ज्यादा ऐसी थी ना कि मैं खुद डर गई थी उनको देख के। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू जी, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। जनाब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ, तो देखते हैं क्या वाकया है इनका। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। कि मैंने गुलशन इकबाल में एक शॉप खोली थी, सुपर स्टोर। किधर की तरफ जनाब? गुलशन इकबाल में। गुलशन इकबाल में? हाँ, ये इस तरफ मिलीनियम के करीब। सही। तो वो ये कि बड़ी अच्छी शॉप चल रही थी। कुछ दिनों बाद जो है ना मुझे पता चला, एक दिन स्टोर में मैं गया, एक छिपकली मुझे मिली। सही। उसको मैंने मारने की कोशिश की, कभी आगे पीछे हो जाती थी, लेकिन वो मैंने उसको मार दिया। सही। उसके बाद से ये पोजीशन होने लगी कि रोज आना जो है ना स्टोर में कोई ना कोई चीज, जो भी चीजें ना काई बना शुरू हो जाती थी। एक दिन दुकान बंद करते, अंदर 10,000 20,000 रुपए रखते, 5 मिनट के बाद खोलते, दुकान में से सामान गायब होना शुरू हो जाता, पैसे भी गायब। डेली ये रूटीन हो गई। ये देखते देखते हम अंदर माल भरा हुआ था, कार्टन अंदर से खाली, सब सामान जो है ना अंदर से गायब। डेली ये रूटीन। फिर मैंने कई आलिमा से कांटेक्ट किया, उन्होंने मुझे बताया कि जी आपने कुछ किया इस तरह से। मैंने बताया कि हाँ छिपकली थी। कहने के जहाँ आपने जगह ली है यहाँ पर जिन्नात रहते थे पहले से, उनका बच्चा जो है छिपकली के रूप में था, जिसको आपने मार दिया, और उसकी वजह से ये आपको प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन जाने वो 20-25 लाख रुपए का जो माल लगा हुआ था, देखते देखते 2 महीने में पूरी सुपर स्टोर मेरा खाली हो गया। और अब आपने वो जगह छोड़ दी? वो जगह मैंने फिर छोड़ दी। आपका किस नाम से स्टोर था जनाब?
ये मेरा था जावेद सुपर स्टोर के नाम से था। अच्छा, और अगर से कि बाकायदा, क्योंकि चोर आजकल हमारे यहाँ बहुत ज्यादा हैं जी, तो हो सकता है चोरी होती हो, असल में कोई नहीं। मैंने पूरा वो देखा, वो जगह जो थी ना मेरी अपनी जगह थी, पीछे से नीचे तक ग्राउंड फ्लोर में पूरा पोर्शन बंद था और सामने दुकान पे शटर बंद करने के बाद मैंने ये भी करने की कोशिश की कि काउंटर पे मैंने 10,000 रुपए रखे या 2,000 रुपए रखे, शटर बंद किया और 10 मिनट के बाद मैंने दुकान खोली तो उसके बाद वो गाई में मैंने हर तरह से चेक कर लिया, कोई और एंट्री का कोई रास्ता नहीं था। और वैसे आपको कभी भी महसूस नहीं हुआ कि वहाँ पे कोई है? कुछ फीलिंग होती थी, यहाँ तक कि मेरे पास कुछ चेंज वगैरह आ जाती थी। एक दो दफा मेरे पास कोई 10-12 हज़ार रुपए की चेंज आ गई थी, वो रात को रखी और मैं सुबह गया हूँ तो वो उसमें से गायब। डेली ये रूटीन होती थी। बिस्कुट के डब्बे हैं, चाय के पैकेट हैं, कार्टन है, पूरे के पूरे ऊपर से पैक हैं, गाड़ियों से लिए, अंदर से सारे खाली हो जाते थे। मैंने 3 महीने मुश्किल से लगे, 3 महीने के अंदर मैंने 2-3 आलिमों से कांटेक्ट किया जिनको लेके आया, लेकिन सबने यही बताया कि जिन्नात का साया है। और उसके बाद आपने उस जगह का क्या किया? जगह मैंने सेल कर दी है। वो आज तक उस जगह के ऊपर जो है ना कोई और काम नहीं हो सका, मतलब कोई दुकान बंद ही पड़ी है। तो आपने जिनको बेची थी आपने उनको बताया था ये सब? जी हाँ, मैंने बता दिया था। तो यही वजह है कि मैंने उसको बहुत, तो उन्होंने कहा था कि हम रख लेते हैं, वो उन्होंने ऊपर रिहाइश कर रहे, लेकिन नीचे का पोर्शन बंद पड़ा हुआ आज तक। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है जी, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। जनाब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ, देखते क्या वाकया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन है हमारे साथ लाइन पे मौजूद? जी खुरम बात कर रहा हूँ कराची से। जी खुरम साहब, क्या बात है आपका? जी सर, ये मुझे बताना था कि मैं पहले स्टॉक एक्सचेंज में था, तो स्टॉक एक्सचेंज से तकरीबन 2:15 तक जो है ना ये स्टॉक मार्केट वगैरह क्लोज हो जाती थी दोपहर में। दोपहर में ना, तो क्या करता था कि जल्द से जल्द जितना जल्दी हो सके मैं जाके मस्जिद के अंदर जो है ना वहाँ पर असर की नमाज का इंतजार कर रहा था। उस वक्त असर की नमाज 4:15 का अजान होती थी, 4:30 तक वो जाती थी, नमाज हो जाती थी। तो तकरीबन मैं 3:15 तक वहाँ पर मस्जिद में पहुंच गया था। ये अपना और नीचे का पोर्शन जो मस्जिद का था ना वो अंडर कंस्ट्रक्शन था, मतलब कलर वगैरह उस पर हो रहे थे ना, रंग वगैरह हो रहा था। तो ऊपर वाली जो मंजिल है वहां पर मैं वजू खाने पे मैं वजू कर रहा था। सही। तो हुआ ये कि मैंने जब वजू करना स्टार्ट किया तो बराबर से जो है मैंने देखा कि वो नलकी में से पानी गिरना शुरू हो गया। तो मैं समझा पता नहीं कुछ मेरा वो होगा, वहम होगा, वजू कंप्लीट करके इसको बंद करता हूँ। तो जैसे करके दूसरा नल मैंने बंद किया तो थर्ड वाला नल स्टार्ट हो गया। इस तरीके से करते 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 मैं अपनी बेख्याली में वो कुछ मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था। मैं एंड तक जैसे ही पहुंचा ना तो मैंने देखा कि जिस नल पे मैं वजू कर रहा था फर्स्ट वाला, वहां से भी पानी आना स्टार्ट हो गया। तो मुझे बिल्कुल इतना खौफ जड़ा हुआ, उसके बाद से मैंने ना मस्जिद में जल्दी जाना भी छोड़ दिया। और अब मेरी कोशिश यही होती है कि अब जो है ना मैं ग्राउंड फ्लोर पे ही जो मस्जिद का पोर्शन है वहीं मैं नमाज अदा करूँ। हेलो। जी जी बिल्कुल, हम सुन रहे हैं। तो आपने मतलब ये देखा कि वहाँ पे वजू कोई कर रहा था शायद? नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने किसी पर्सन को नहीं देखा। पानी का बहना देखा कि नल ऑटोमेटिक स्टार्ट हो रहा था और जैसे ही मैं वो नल बंद करूँ तो इसे नेक्स्ट वो इस तरीके से मैं कोने में पहुंचते ये तकरीबन 8 साल हो गए इस बात को। और मैं आपको मस्जिद का नाम भी बता दूं, ये है दारुल उलूम अमजदिया मस्जिद है। ये आलमगीर रोड पे है, अपना समझ लें कि नेशनल कॉलेज की चौरंगी है ना। किसकी कॉलेज की? नेशनल कॉलेज की जो चौरंगी जो है शरफाबाद के बाद जो आती है उसी तरफ दारुल उलूम अमजदिया मस्जिद है, बहुत मशहूर मस्जिद है। सही। मैं उसी मस्जिद में की बात कर रहा हूँ। और ये आप
मतलब इसके बाद आपने किसी वहाँ के मौलवी से या किसी से ये बात डिस्कस? नहीं, मैंने ये बात जो है ना खादिम वगैरह से और मौजिन से और की थी। तो उन्होंने क्या? लेकिन उन्होंने कोई वो नहीं, क्योंकि मुझे भी अंदाजा है कि मस्जिद के अंदर तो आपको पता है ना कि नमाज, अब वो ऐसा वक्त था कि शायद किसी की इबादत का टाइम था, क्या था। लेकिन मैंने जिक्र किया तो उन्होंने मुझे कोई सामने से कोई रिप्लाई या कोई फीडबैक वगैरह नहीं दिया, लेकिन मैंने उनको बता तो दिया था। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। चलें जनाब, बढ़ते हैं अपने अब पोस्ट की तरफ। मीशा शारिक है, उन्होंने अपना मैसेज भेजा है। वो कहते हैं ये बात मेरी नानी के घर की है। उनका घर में अजीब व गरीब वाकयात। सुबह फजर के वक्त खुद ब खुद किचन का दरवाजा खुल जाता है। इनफैक्ट कुंडी भी लगी होती है, वो भी खुल जाती है। इसके अलावा वहां वजू भी करते थे और टैप भी खुला होता है और स्टेयर्स पर गीले पैरों के निशानात भी मिलते थे। मेरे मामू ने ये बात मालूम करवाई किसी से तो पता चला कि किचन के नीचे किसी की कब्र है, लेकिन वो जो भी हैं किसी को भी तंग नहीं करते। ये घर जो है वो न्यू कराची में है। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मीशा शारिक। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त हो सकती है कि इसी तरह का एक घर मैं भी जानता हूँ। मेरे बहुत ही बचपन के दोस्त हैं, पीछे जिसमें ही रहते हैं, तो उनका जो घर बना हुआ है, उनके घर के गार्डन बनी हुई है, जो कि वैसे बज़ाहिर तौर पे तो नजर नहीं आती, लेकिन उनके दादा, उनके ताया, उनके वालिद साहब को ये बात पता थी, क्योंकि जब घर की मरम्मत हो रही थी तो उसमें से वो बाकायदा कब्र वाज़ेह तौर पे नजर आई थी, जिसपे उन्होंने उसको लेवल करा दिया था और उसपे फिर एक गार्डन बना दिया था ताकि उसपे कोई चल ना सके, फिर ना सके। तो कभी कभी जब हमारे दोस्त रात को फिल्म्स देखा करते थे या गाने सुना करते थे शुरू में, तो वो बिल्कुल जो गार्डन था और जिधर कब्र थी उसके बिल्कुल सामने वाला कमरा इन मेरे दोस्त का था। तो कहता है कि रात को जब मैं गाने सुन रहा होता था तो ऑटोमेटिकली खुद ही वॉल्यूम स्लो हो जाता था। फिर ये 1-2 बार हुआ, 3 बार हुआ, मैंने इग्नोर कर दिया। मैंने कहा शायद कोई प्रॉब्लम हो गई। फिल्म्स देखता था तो फिल्म्स बंद हो जाती थी। उसके बाद जब ये 4-5 बार 6 बार हुआ तो उसने अपने वालिद साहब को बताया, तो फिर वालिद साहब ने उसको बोला कि ना करो। उसको उस वक्त तक नहीं बताया, लेकिन कहता है कि मुझे जैसे यूजुअली होता है, लड़के होते हैं वो लावाली से होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उन्होंने बात सुनी नहीं सुनी, फिर भी गाने लगाए। तो कहते हैं एक रात को मेरे ख्वाब में, सपने में, एक ख्वाब में मेरे एक बुजुर्ग है। कहते हैं कि मेरा बिल्कुल वही कमरा था, वही घर था, वही गार्डन थी। और कहते हैं कि मैं बैठा हूँ अपने कंप्यूटर चेयर पे और कंप्यूटर की तरफ मेरी नजर है तो राइट साइड पे खिड़की पड़ती है। तो कह रहे मैंने राइट की तरफ देखा है तो गार्डन है, और गार्डन में से कब्र, जो वो जिस जगह कब्र है उस जगह एक उन्होंने दरख्त लगाया हुआ था नारियल का पहले। तो कहते हैं उस नारियल के दरख्त के पीछे से एक बुजुर्ग जो है वो झांक रहे हैं और वो बस उसको इशारा कर रहे हैं कि आवाज आहिस्ता रखो, आवाज आहिस्ता रखो। उसके बाद जब उसकी आंख खुली तो कह रहा था कि मैं गाने लगाकर ही सोया था, तो वो गाने बंद हुए हुए थे, कंप्यूटर बिल्कुल बंद हुआ था। उसके बाद जब उसने अपने वालिद से डिस्कस किया तो फिर उन्होंने बताया कि यहाँ पे एक कब्र है, और फिर उसको ये पता चला कि अच्छा असल है। तो इसीलिए जब मैंने कहा था कि अपने शहर के इस जमीन पे जहाँ पे हमारे घर हैं, उसकी अपनी, उसका एक माजी है, उसका एक पास्ट है। जब जंग हुई होगी इधर, हजारों करोड़ों लोग मारे जा चुके हैं, हजारों करोड़ों कब्रें इस शहर में हर जगह मौजूद हैं। कभी आप देखिए जब पुराने इलाकों में जब कंस्ट्रक्शन होती है और 30-30, 40-40 फीट नीचे जमीन खोदी जाती है तो डेड बॉडीज मिलती हैं, मतलब उनके स्केलेटन्स मिलते हैं लोगों के। इसका यही मतलब हुआ कि यहाँ पे कोई ना कोई कभी लोग दफना दिया करते थे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ईमेल की तरफ, जो कि हमें भेजी है दानियाल ने। और कहते हैं मैं दानियल कराची हिल पार्क से आपको ईमेल भेज रहा हूँ। मैं आज आपको अपने चाचा का वाकया बता रहा हूँ। वो कराची में घर ढूंढ रहे थे कि एक स्टेट एजेंट वाले ने उनको एक घर बताया।
लेकिन वहां खुद जाने से मना कर दिया। मेरे चाचे को कहा कि आप खुद वो घर जाकर देख लें। जब वो उस घर में गए तो उस घर की लाइट्स ऑन थी, उन्होंने इस बात को इग्नोर कर दिया। फिर थोड़ी देर बाद उनको पानी बहने, वो जब देखने बाथरूम गए तो नल खुला हुआ था, तो उन्होंने नल बंद कर दिया। फिर उनके सामने दोबारा नल खुल गया, वो दोबारा से घबराए गए, फिर नल बंद कर दिया, वो नल फिर खुल गया। ऐसे एक दो दफा हुआ और मेरे चाचा नल बंद करते गए। उसी वक्त उनके सामने से बड़े बड़े पानी के पैर छपते हुए गए। मेरे चाचा अभी वो देख ही रहे थे कि एकदम से सारे घर की लाइट्स ऑफ हो गई, लेकिन वो लाइट नहीं गई थी, सिर्फ उसी घर की लाइट्स ऑफ हुई थी। मेरे चाचा उस घर से निकलकर जब स्टेट एजेंट के पास आए तो उसने बताया कि इस घर में कुछ मौजूद है, इसलिए मैंने वहां जाने से मना, क्योंकि मेरे साथ भी वही वाकया पेश हो चुका है। वो कहते हैं ये घर नॉर्थ नाज़िमाबाद में है और ये वाकया बिल्कुल सच्चा है। अगर आप चाहें तो इसको अपने शो में शामिल कर सकते हैं। चलें, अगर आप नॉर्थ नाज़िमाबाद के इस घर का एड्रेस भी बता दें तो बाकी लोगों के लिए भी आसानी हो जाएगी कि वो उस घर को ना खरीद लें या उसके ऊपर उसको रेंट पे ले लें, ताकि उनकी जान भी बच जाए। अक्सर जो रियल एस्टेट एजेंट्स होते हैं वो इस तरह की धांधलेबाजी जरूर करते हैं। तो जब भी आप लोग घर लें उसकी इंफॉर्मेशन मोहल्ले से जरूर लीजिए। वहां करीब करीब जो लोग रहते हैं वो उस घर के बारे में ज्यादा बेहतर आपको बताएंगे बनिस्बत एक। कहा जाता है कि जमीन इंसान को आसमान तक ले जाती है या फिर जमीन के अंदर तक भी ले जाती है। यही वो जमीन है जिसने कई सारे लोगों का तख्ता पलट दिया। इसी जमीन की वजह से कई सारे लोग मारे जा चुके हैं। कोई ना कोई हिस्ट्री या कोई ना कोई सच्चाई तो जरूर है। चलें जनाब, बढ़ते हैं अपने अब नेक्स्ट कॉलर की तरफ। अगर आप लोग अपने वाकयात हमसे शेयर करना चाहते हैं तो अपने मैसेजेस हमें भेज सकते हैं 1313 पे हॉट टाइप करने के बाद, या फिर हमें कॉल कर सकते हैं 11100105 पे, या फिर फेसबुक पे द लेट नाइट हॉरर शो विद मिनहाज अली अस्करी के नाम से पेज है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद है। हेलो हेलो जी, सलाम वालेकुम। मैं सुभान बात कर रहा हूँ कराची से। वालेकुम अस्सलाम सुभान जी, किधर से कॉल कर रहे हैं आप, कौन से एरिया से? जी बताइएगा, क्या वाकया आपका? मेरा वाकया ये है कि ये DHA का वाकया है, खड्डा मार्केट का वाकया है जी। मैं अपनी फैमिली के साथ मतलब मैं ऐसे घूमने के लिए जा रहे थे, सही है? सही। घूमने के लिए जा रहे थे तो हमने बोला चलो हम रास्ते में बर्गर खा लेते हैं, ठीक है। हम 10 स्पाइसी कैफे, हमने वहाँ से मैंने वेटर को ऑर्डर दिया कि 7 बर्गर ले आओ, तो वो 7 बन कबाब ले आया। बस मेरा वाकया। ओह अच्छा, ये इनका वाकया था कि इन्होंने अपनी फैमिली के साथ 7 बर्गर मंगवाया तो वो लेके आ गया। चले सही है, क्या कह सकते हैं आप। जनाब, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ, देखते हैं अब इन्होंने बन कबाब मंगवाए थे या रोल मंगवाए थे। देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कौन बात कर रहे हैं? इश्तियाक हुसैन बात कर रहा हूँ सर। मैं आपको अपना वाकया सुनाना चाहता हूँ जो जी। रियल है। बोलिए। मैं पोर्ट कासिम जो है कराची में, उसके नियर गंदारा निशान मोटर कंपनी है, उधर एक मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर जॉब करता हूँ। सही। ये हमारा वेयर हाउस है जिसमें मैं नाम नहीं बताऊंगा आपको, बहुत मशहूर कंपनी है।
मैं इवनिंग शिफ्ट के अंदर वहाँ पे जॉब करता हूँ और हमारी शिफ्ट होती है सुबह 11 से लेकर रात 7 बजे तक की। सही। तो वाकया कुछ इस तरीके है कि हम 5 लड़के हो गए हैं जो इवनिंग शिफ्ट के अंदर हो गए हैं। तो हमारे जो 2 पोर्शन बने हुए हैं शेड के ना, तो एक शेड के अंदर हमारा ऑफिस है जहाँ मैं बैठता हूँ, एक शेड में हमारा जो रखा होता है वो दूसरे शेड के अंदर रखा होता है। तो हुआ कुछ यूं कि एक दिन लेट नाइट हम लोग वर्किंग कर रहे थे क्योंकि वर्किंग कुछ ज्यादा थी। तो हमारे ऑफिस के 2 लड़के वहां पर मटेरियल लेने के लिए गए। तो वहां पे क्या थोड़ी देर के बाद वो भागते हुए आते हैं और शोर करते हुए यहाँ पे मेरे ऑफिस में आए और आगे ही ना उनकी सांस ऐसी चढ़ी हुई थी जैसे पता नहीं चल रहा था, पता नहीं क्या हो गया। मैंने उनको बिठाया, मैंने बता रहा तो हुआ क्या है। तो बोले हम लोग सामान उठा रहे थे तो देखा कि सामने से 2 लाल चमकती हुई आंखें हमारा ताकुब करते हुए हमारे उधर आ रही हैं। तो बोला हमसे वो तुम देखा नहीं गया, हम भागते हुए इस साइड पे आए और वो उनकी हालत इतनी गैर थी कि वो कुछ उनसे बोल नहीं पा रहे थे। तो इतने में क्या कहते मैंने बोला जाओ वजू करके आओ ना आप लोग ना, वजू करके आओ नमाज पढ़ो। फिर मुझे तसल्ली से बस आगे दिल को सुकून मिला आपसे ना। तो बता रहे अक्सर ना वैसे ना हमें आवाजें आ रही हैं वहाँ की, वहाँ पे किसी भी चीज की या वो तो हंसने की या कोई आवाज देता है हमारा नाम लेके पुकारता है। तो ये बड़ा अजीब ही किस्म का ना वहाँ की तुम एनवायरमेंट है। मैं भी अक्सर कभी जाता हूँ वहाँ पे तो वहाँ का टेम्परेचर कुछ हाई लगता है मुझे। मैं खुद बताऊँ डर जा रहा हूँ। मैं मगरिब से पहले वहाँ का जो भी काम होता है वो करके इस साइड पे ऑफिस साइड पे आ जाता हूँ। पर क्या करने की जॉब है, करना लाजमी है। ये बात हमने अपने बड़े ऑफिसरों को भी बताई है तो उन्होंने ये कहा कि कोशिश रात के टाइम उस जगह पे ना जाओ, जो भी वर्किंग है उससे पहले कर लिया करो। तो वहाँ पे ऐसी एक दिन वहाँ पे कलर करने के लिए हमने बुलाया कि यहाँ पे कलर करना है ना उस साइड पे। तो उस साहब को ऊपर से वो ये कहते हैं कि वो तो मैं ऊपर कलर कर रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मुझे धक्का दिया है। वो साहब नीचे आगे गिरे, उसके बाद से वो वहाँ पे कलर करने नहीं आए। जबकि मैं वहाँ पे हमने कुरान खानी का भी इनेकाद किया है और नाज खानी का भी, और अभी तक वहाँ पे आवाजें अक्सर आती रहती हैं और लोग वहाँ पे जाने से डरते हैं हमारे ऑफिस से। तो वो हो जाएगा। और अभी तक मैं आपको बता रहा हूँ मेरी सिचुएशन ऐसी हो रही है कि मेरे से पकड़ा नहीं जा रहा। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, खुदा हाफ़िज़। काशिफ खान है, उन्होंने अपना वाकया हमसे शेयर किया है ईमेल के जरिए। वो कहते हैं सलाम मिनहाज भाई, ये वाकया मेरी और मेरी सिस्टर के साथ पेश आया था। हम लोग अपनी फूफी के घर गए हुए थे, रूफी हेवन में जो रहती हैं। इत्तेफाक से वहां पर उनकी अपनी डॉटर भी आई हुई थी, उनके 1 साल की बेटी भी है। मैंने और मेरी सिस्टर ने पूछा कि क्यों लेकर उसको स्विंग्स पर ले जाएं। वहां पर नीचे स्विंग्स भी लगी हुई हैं। खैर हम लोग उसे लेकर नीचे गए। एक चीज मेंशन करता चलूं कि जहां स्विंग्स लगी हुई हैं वहां बैक साइड पर भी कुछ स्विंग्स हैं, मगर वो जगह एकदम वीरान सी है। मेरी बहन ने कहा कि चलो वहां चलते हैं। हम लोग मरियम को लेकर वहां गए। वहां पर सिर्फ एक ही झूला था और बाकी सब टूटे हुए थे। मेरी बहन ने मरियम को उस झूले पर बिठाना चाहा, बट उसने जो रोना शुरू स्टार्ट कर दिया, चुप ही नहीं हो रही थी। हमने बहुत कोशिश की कि हम उसे उस झूले पर बिठाएं, बट वो नहीं बैठ रही थी। वो जब तक रोती रही जब तक लोग लिफ्ट तक नहीं पहुंच गए। ओके, हो सकता है, बिल्कुल, या हो सकता है वो अपनी वालदा को याद कर रही हो, क्योंकि अक्सर बच्चे ऐसे ही करते हैं कि एंड टाइम पे जो है वो वालिदैन को याद करने लग जाते हैं। बढ़ते हैं शोएब हैदर की वाकई की तरफ, जिन्होंने भेजा। वो कहते हैं मैं कराची यूनिवर्सिटी के बैक गेट के सामने वाली सोसाइटी में रहता हूँ। ये वाकया जून 2010 का है। मैं और मेरे फ्रेंड्स वॉक पर जाया करते थे क्योंकि छुट्टियां शुरू हो गई थी उस वक्त, इसलिए लेट नाइट हम वॉक करते थे। एक दिन जब हम जा रहे थे तो हमारे एक ब्लैक कैट दिखी जो किसी तरह हमें अपनी तरफ मुखतब कर रही थी। जब हमने उसे देखा तो बिलीव करें एक रैटल था जिसे वो जोर जोर से हिला रही थी और खड़ी हुई थी और कुछ गुनगुना रही थी इन ह्यूमन वॉइस। हमने जितना डर महसूस उस वक्त किया था वो लाइफ में कभी नहीं किया।
और कहते ये वाकया जिन जिन के साथ होता है उन्हीं को ये समझ में आता है, वरना अक्सर लोग इस बात को फेक समझते हैं। बिल्कुल आप सही फरमा रहे होंगे। उन लोगों को छोड़िए जो इस बात को फेक या हंसी या मजाक में लेते हैं, क्योंकि शायद उनके साथ ऐसा वाकया पेश नहीं आया। मुझे कहते हुए बुरा लगता है, लेकिन जिस दिन उनके साथ ये वाकया पेश आएगा वो उन तमाम लोगों की फहरिस्त में होंगे जो सबसे पहले डरते हैं या फिर शर्मिंदा हो जाएंगे और शर्मिंदगी के निशान भी छोड़ देंगे। एरन एक साहब है जिन्होंने अपना वाकया हमसे शेयर किया है। वो कह रहे हैं कि जब आपका शो स्टार्ट हुआ तो ट्यूब लाइट बंद हो गई उनके कमरे की, उनके घर की, और कहते हैं मैं काफी डर गया। उसके बाद मैंने बटन दोबारा ऑन किया और मैं आपसे अपना सेकंड वाकया शेयर करना जाऊंगा। वो ये है कि मैं जब स्कूल में था, यानी 6th या 7th क्लास में, तो छोटी छुट्टी के वक्त वैन जब आई तो मैं वैन में बैठकर जब मैं रियल स्नैक्स खा रहा था तो मैंने अपने दोस्त से पूछा कि खाओगे, तो मैंने उसके साथ स्नैक शेयर, लास्ट स्नैक में मैंने खाया जब, तो उसके बाद मैंने वो कहते हैं कि अच्छा उनका वाकया पूरा ये है कि उन्होंने अपना जो टिफिन होता है या लंच बॉक्स होता है उसमें से जब अपना लंच अपने वैन में बैठे हुए दोस्त के साथ शेयर किया तो उन दोनों ने मिलकर उसको खा लिया, खत्म कर दिया। कहते हैं कि दोबारा जब मैंने लंच बॉक्स खोला तो उसमें लंच वैसे का वैसे ही था। वो कहते हैं मुझे दो भी ऐसा महसूस हुआ कि उनके साथ कोई ना कोई होता है, किसी की प्रेजेंस होती है। अच्छा सही है जनाब, ये तो आप किसी मौलवी को दिखाएं, किसी आलिम को इसके बारे में बात कीजिए या अपने घर के किसी बड़े को बताइए ताकि वो इसका हल निकाल सके। 111-000-105 वो नंबर है जहाँ पे आप लोग कॉल इन कर सकते हैं और अपने वाक़यात हमसे शेयर कर सकते हैं, या फिर 1313 पे अपने SMS भेजिए, या फिर फेसबुक पे जो लोग हमें SMS कर रहे हैं वो कर सकते हैं। फिक्र ना कीजिए जो लोग फेसबुक पे मुझसे शिकायत कर रहे हैं कि आप उनका नाम या उनके वाक़यात शेयर नहीं करें, हम जरूर करेंगे, डोंट वरी। मेरे घर में एक कमरा है जो कि हर वक्त बंद रहता है और इसमें से इतनी आवाजें आती हैं, शोर की आवाजें, चीखों की आवाजें। I was walking by this graveyard and I saw this girl. She was like 5 feet up in the air, man. It was scary. It was scary. मैं जिस सोशल में रहता हूँ वहाँ पे मुझे लगता है कोई और भी है, वो जो मुझे दिखाई नहीं देता। वॉक करते करते मैंने अचानक देखा बच्चा एकदम से, मैं आपको क्या बताऊं कि वो आगे की इस तरह से चल रही थी। The Late Night Horror Show. Every Saturday at 1 a.m. only on Hot FM 105. The Late Night Horror Show.
Alright folks, welcome back once again. उन तमाम लोगों का जो हमसे एक्सपो सेंटर में मिले, बड़ी खुशी हुई आप तमाम लोगों से मिलके. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग देयर. कुछ लोगों ने अपने वाकयात वहां पे भी आके शेयर किए, which was amazing for me, which was quite मेरे लिए कुछ अजीब सा था, लेकिन फिर भी आपका शुक्रिया. बढ़ते हैं अपने एक और वाकये की तरफ जो कि अबरार अरशद ने लिखा है. वो कहते हैं कि few years back my family and I went for a picnic at a farmhouse near Sorabgot. We went to stay there for a week. On the second day over there, my 5-year-old cousin went near an old tree and tried to harm it by stones. From that day I felt someone that day. At night, when we were swimming in our pool, we heard his mother screaming. When adults gathered there, they saw blood drops in the kitchen area. On the same day, my father saw a shadow on the mirror of a horrifying lady asking him to leave this area. On this incident, my father asked everyone if he had done something. Then my cousin told him the whole story, but my family members ignored what he was saying, and then the night passed. The next day when we woke up back to our home, we found that cousin's parents were brutally killed and he is still in coma. इनका वाकया कुछ इस तरह था. कहते हैं कि मैं अपनी फैमिली के साथ पिकनिक पे गया सोराबगोट की तरफ किसी फार्म हाउस में. हम लोगों ने प्लान बनाया था कि हम 1-1.5 हफ्ते वहां पे रुकेंगे. उनका एक छोटा कजन जो कि 5 साल का था, वो भी उनके साथ वहां गया और उसने जाते ही पुराना दरख्त था उस फार्म हाउस में, उस पे पत्थर मारना शुरू किया, उसको मतलब निशान बनाना शुरू किया. कहते हैं उस दिन के बाद से उन लोगों को महसूस हुआ कि कोई साया है, कोई शैडो नजर आता है. कि वालदा को किचन में खून के कतरे नजर आए. उसके बाद उनके वालिद साहब को बाकायदा एक औरत शीशे में नजर आई जिसने उनको कहा कि इस जगह को छोड़ दो, इस जगह से चले जाओ. उन्होंने जब ये सारा वाकया अपने बच्चों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर किया तो उनमें से जो सबसे छोटा कजन था उसने उनको बताया कि हाँ मैंने कुछ इस तरह का किया था कि दरख्त पे पत्थर मारे. लेकिन चूंकि वो 5 साल का बच्चा था तो उसकी बात को इग्नोर कर दी लोगों ने. दूसरे दिन सुबह जब ये लोग उठे तो उन्होंने उस बच्चे के वालिदैन को मुर्दा हालत में कमरे में पाया और कहते हैं कि वो बच्चा अभी तक कोमा में. आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि उस बच्चे के लिए दुआ की वो सेहत याब हो जाए और अब कॉन्शियस हो जाए. लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आप लोग हमें कॉल करना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं 111-000105 पे. प्रोग्राम को खत्म होने में 10-15 मिनट बाकी हैं. अगर आप लोग अपनी ईमेल्स हमें भेजना चाहते हैं तो भेज सकते हैं, लेकिन उन तमाम लोगों के नाम शामिल करने की कोशिश करते हैं जो लोग अपने मैसेजेस हमें भेज रहे हैं. नौशाद अहमद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू. रुखसार अंसारी, थैंक यू सो मच. वकार एजाज, सभी अंसारी, जिया खुशी, दानिश, शाहजेब, अब्दुल मोइज, अलीना, फैजान, अमान अब्बासी, थैंक यू. एंड नीना साहिबा, थैंक यू सो मच. माही शाह, थैंक यू. एंड शुमाइला हमीद, थैंक यू. सलमान अली, आयशा शाह, अमरीन कनानी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज का. और उन तमाम लोगों के बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने अपने मैसेज हमें भेजे. किसी रीजन की वजह से शायद मैं आपका नाम नहीं कॉल आउट कर पाया. एक इंटरेस्टिंग सा मैसेज आया जिन्होंने अभी ये नोटिस किया है. हो सकता है कि बहुत सारे लोगों ने नोटिस किया हो. सुलेमान शिवानी इनका नाम है. वो कहते हैं कि सलाम मिनहाज भाई. वो कहते हैं कि आपका शो सुनते सुनते मुझे आपके शो में वो उनका एग्जैक्ट जो मैसेज है वो ये है, सलाम मिनहाज भाई, लिसन, आपके पीछे किसकी बात आ रही है? एंड आई कैन क्लियरली लिसन दैट समवन इज टॉकिंग बिहाइंड योर बैक. What is this? What is happening?
वो कहते हैं कि आपने बताया था कि आपका जो पूरा स्टूडियो है वो साउंड प्रूफ होता है, तो जब ये साउंड प्रूफ होगा तो इसमें से आवाज बात करने की कहां से आती है? वो कह रहे हैं कि जब आप ये वाकया फहद सिद्दीकी वाला बता रहे थे तो आपके प्रोग्राम में आपके पीछे से आवाज आ रही थी बात करने की। वैसे बहुत सारी बातें होती हैं जो हम आपको बताते नहीं हैं। शायद इसलिए नहीं बताता क्योंकि लोग समझेंगे डराने की कोशिश कर रहे हैं, प्रोग्राम को हिट करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कॉन्स्पिरेसी बिलीव फौरन करते हैं। तो बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है सलमान साहब। अक्सर मुझे महसूस होता है कि बात करने की, किसी के चलने की आवाज आती है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अभी तक कोई ऐसी नुकसानदेह बात तो नहीं हुई हमारे साथ, और अल्लाह का लाख लाख एहसान है इस पे। चलो जनाब बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट कॉलर की तरफ देखते हैं। लाइन पे कौन है मौजूद? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ लाइन पे मौजूद? सर नईमा मेरा नाम है और डिफेंस व्यू से बात कर रही हूँ। जी नईमा साहब, 3 महीने से तो आपकी कॉल मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, कभी राब्ता ही नहीं हुआ, तो आज आपसे 2-3 वाक़े शेयर करने हैं। बिल्कुल जी। मेरे दादा एक बहुत बड़े उलमा थे, सही, मौलाना इस्माइल साहब। ये सुबह सराद की बात कर रही हूँ, एबटाबाद साइड पे हमारा गाँव है। सही। तो ये इस बात को भी तकरीबन 80 साल पीछे ले जाएं तो ये तो हिंदुस्तान की बात होगी फिर। से हमने सुना हुआ है अपनी दादी माँ से, और फिर ऐसे आगे सिलसिला चला है ये। तो उस जमाने में ये होता था कि तालिब इल्म मस्जिदों में ही रहते थे ना, तो मस्जिदों के तालिब इल्मों के साथ जन्नात भी उनसे मतलब ये दीनी तालीम हासिल करते थे। और जो मतलब लड़के होते थे वो तालिब इल्म, उनको इल्म नहीं होता था कि ये हम जैसे ही हैं या ये जिन्न है। सिर्फ एक हमारे दादा जान जो थे उनको इस बात का इल्म होता था। सही। तो हुआ इस तरह के एक दफा जो है वो मतलब जैसे लड़कों के ग्रुप होते हैं 4-4, 6-6 जैसे एक कमरे में, मस्जिद तो खैर खुली होती है, बहरहाल उसमें 4-5 जैसे बने हुए थे पोर्शन। तो उन लड़कों ने ये फील किया कि ये 2 तालिब इल्म जो है ये कभी किसी के सामने नहाए नहीं है, ये खाना मतलब उनकी हर एक्टिविटी जो है वो दोनों की एक साथ होती थी। बाकी 50-60 तालिब इल्म उस जमाने में होते थे हमारे मदरसे में, मस्जिद में, तो किसी के साथ मतलब इस तरह का नहीं हुआ, और ये अलग थलग ही रहते हैं। तो उस जमाने के तालिब इल्म भी मतलब जैसे आजकल का 6-8 साल का कोर्स है, इस तरह का कोर्स हुआ करता था उस मस्जिद में। तो इस तरह से उन्होंने मतलब बार बार जैसे उस्ताद साहब को ये बात पहुंचाने की कोशिश की कि जी ये क्या है, ये किधर के हैं, इनका रवाज क्या है, ये कभी किसी के सामने इन्होंने कभी कपड़े नहीं बदले, अक्सर लड़के कमीज पहन लेते हैं, ये कुछ मतलब ये बिल्कुल ही हमसे अलग थलग ही रहते हैं, ये किस तरह के हैं ये। बहरहाल वो दादा जान हमारे जो है उनको वो कर लेते थे रोल कि हाँ भाई अपने अपना एक होता है, तुम अपना काम से काम रखो। बाहर कैसे उनका पोल खुलते खुलते जिस दिन उनका पोल खुला तो वो इस तरह से खुला कि वो सारे लड़के एक जाज उन कहने लगे जी हमें इनसे बात खौफ भी आता है, डर भी लगता है, और इनकी मतलब बिल्कुल ही एक मुख्तलिफ इंसानियत जैसी है इनके हमारे साथ रहते हुए ना। तो कोर्स भी उनका खैर करीब करीब हो गया था, फारूक भी उन्होंने होना ही था। बहरहाल वो है कि फिर दादा जान ने सब तालिब इल्मों को बुलाया, और बुलाने के बाद उनको जब जाहिर किया उन सब पे, तो इस तरह से किया कि उन्होंने फरमाया हमारे दादा जान ने कि आप में से कौन है कि जो एक किताब का नाम लिया कि ये वाली किताब जो है कोई ला के दे, मतलब इतने टाइम में। तो सब हैरान हो गए। उस जमाने में चीन से कोई किताबें मतलब दीनी या दिल्ली से इस तरह से मंगाई जाती थी। तो उन्होंने फिर वो 2 लड़के जो है वो पहले खामोश जमीन की तरफ देखने लगे, ताकि पूरा ग्रुप एक था वो लड़कों का मदरसे के मतलब तालिब इल्मों का। फिर वो मतलब जब 2-3 दफा उन्होंने ये दोहराया सवाल तो वो ही खड़े हो गए। उन्होंने कहा जी कि इंशाल्लाह हम ला के देंगे आपको। उन पे तो इल्म था, बहरहाल उन्होंने कहा जी ठीक है अगर आप ला के देते हैं तो बड़ी बात है, ये ला के दें। अब उनको तो इल्म था, बहरहाल तालिब इल्मों पे इज़हार इस तरह से किया कि वाकई वो किताबें जो है 2 घंटे के बाद वो उनके पास पहुंचाई। तो वो सारे फिर खौफनाक हो गए, और फिर सब तालिब इल्मों से उन्होंने हाथ मिला के और दादा जान से इजाजत लेके कि जी अब हमें इजाजत दे दें, जब हम सामने आ गए तो लिहाजा अब हम नहीं रह सकेंगे।
तो सबसे मुसाफा करके और वापस चले गए। एक वाकया तो ये, और दूसरा वाकया आपसे एक और शेयर करूं। जी मिनाज भाई। जी बोलिए। अच्छा, दूसरा वाकया ये है कि वही जो हमारे दादा जान है, उनकी वाइफ जैसे हमारी दादी जान हो गई ना, वो भी एक बहुत बड़ी आलम दीन थी। सही। तो उनके साथ ऐसा हुआ कि उनके 2 बच्चे थे, मतलब जैसे हमारे अब्बू और एक चाचा थे हमारे, मतलब 3 साल का एक बेटा और 2 साल का एक बेटा। उसी दौर की ये बात है। और उस जमाने में तो ये है कि कोई लाइटें शाइटों का तो कुछ था ही नहीं, बस वही दिए बत्तियां लोग लालटेन वगैरह जलाते थे। तो एक दफा मतलब जैसे वहाँ पे यही होता है ना कि जैसे कोई मुसाफिर आए तो मर्द हो तो वो मस्जिद में ठहरता है, और अगर कोई लेडीज हो तो वो उस्तादों के घर में ठहरती है। सही। तो मतलब बिल्कुल मगरब का टाइम हो रहा था, तो एक बूढ़ी सी अम्मा आई, ज़ईफ बिल्कुल, तो दुपट्टा ओढ़े हुए आई, तो कहने लगी कि बीबी जी मैं सुना है कि आपका उस्तादों का घर है और आप पनाह दे देते हैं, तो आप अगर एक रात गुजारने की मुझे दे दें तो अब अंधेरा हो गया, मुझे नजर भी कुछ नहीं आता, तो मैं एक रात गुजार लूँ। मैंने काफी आगे पैदल चल के जाना है, अपने गाँव का कोई और नाम लिया उसने। तो दादी जान ने कहा अच्छी बात है अम्मा, रुक जाओ, कोई मसला नहीं है। अब मतलब रात का टाइम जैसे हो गया, तो उस जमाने में मतलब जैसे आग जला के रोटियां बनती थी पंजाब में, तो वो आग जलाई, उन्होंने रोटियां बनाई, 5 रोटियां जितने अपने हिसाब से उन्होंने बनाई। उसके अलावा जैसे बासी रोटियां भी पड़ी हुई थी, और मस्जिद के जैसे होते हैं तालिब इल्म लड़के, वो उस जमाने में ये होता था ना कि रोटियां छोटियां जो बच जाती थी वो ऊपर उस्तादों के घरों में आ जाती थी कि हाँ भाई भैंसों को खिलाएं, जैसे भी वो उस तरह के भी पूरा एक खारा टोकरा भरा हुआ जैसे रोटियों का पड़ा हुआ था। तो वो अम्मा बैठ के तमाशा देखती रही और बातें करती रही, माशाल्लाह तुम बहुत अच्छी हो, ये वो करते। बच्चे अब दोनों छोटे छोटे जो है वो दादी जान के पास बैठे हुए हैं, और दादी जान हमारी रोटियां बना रही हैं। इखलाकन मतलब ये है कि अम्मा को पहले उन्होंने खाना दिया, जो ताज़ा रोटी बनाई थी वो डाल के सालन और रोटी उस पेश की गया, अम्मा आप खाना खाएं और थकी हुई हो, पता नहीं कहाँ से चल के आई हो और तुम लेट जाओ। वो अम्मा ने बिस्मिल्लाह करके, जो मकई की बड़ी बड़ी रोटियां होती है ना जैसे, सही, तो वो 4 रोटियां बैठ के खा पी के उसके बाद कहने लगी कि और नहीं है। तो वो दादी जान हमारी खौफजदा सी हो गई कि इंसान तो एक रोटी से ज्यादा खा नहीं सकता, तो ये क्या मसला है। अब बच्चे भी 2 छोटे छोटे बैठे हुए हैं, घर में कोई है ही नहीं है, हमारे दादा जान ज्यादा मस्जिद में ही रहते थे। तो परेशान हो गई कि मैं करूं क्या। ये तो वो भी एक आलम दीन थी, वो कुछ समझ तो गई कि ये इंसान नहीं है, इंसान के रूप में कुछ हो रही है। बार कैफ वो कहने लगी अम्मा ये भूसी टुकड़े इसमें पड़े हुए हैं, अगर इसमें से देखो कोई नरम है तो खाना चाहती हो तो खा लो। अच्छा, ये बात उससे कह के और खौफजदा भी हो गई थी। वो हाथ धोते धोते और वो कटोरा पानी का लेके और जैसे मतलब एक कमरे से बाहर आके भी नहीं आ सकती कि समझ जाएगी, तो मतलब किसी बहाने से दरवाजे से बाहर निकल के और अल्ले मल्ले वालों को बोला कि भाई हमारे घर में तो कोई ऐसी चीज अजीब सी बैठी हुई है, वो अम्मा की शक्ल में, बहरहाल वो इंसान नहीं है। तो आस पड़ोस वाले सर्दियों के मौसम में तो एकदम अंधेरा गोपी हो जाता है, वो बाहर कोई निकलता भी नहीं है, 7-8 बजे दरवाजे वहाँ बंद हो जाते हैं एबटाबाद साइड पे। तो वो एकदम से फिर 2-4 लोग जो हैं वो डंडे वंडे लेके वैसे एहतियातन के, पता नहीं क्या हो आगे, क्या मतलब हथियार लेके जैसे वो बाहर आए। तो एकदम से हमारे जैसे दरवाजा तो खुला हुआ था, अम्मा अंदर गई, तो उसके बाद वो पीछे जो आए हुए थे पड़ोसी वो भी अंदर आ गए। जब अंदर आई तो अम्मा तो अपने हाल में हुई, दुपट्टा ओढ़ा हुआ और सफेद बाल और इस तरह बैठी हुई थी। तो जब उन्होंने कहा अम्मा तुम किधर की रहने वाली हो, सवाल जवाब बस वो मतलब ऐसे थथला सी गई ना मर्दों को देख के और हाथ में डंडे और ये वो। तो वो कहने लगी कि बस मुझे कहना कुछ भी नहीं, मैं अभी जाती हूँ और मैं पहुंच जाऊंगी ना। तो भागे, उसके पीछे भागते गए, मतलब एक पहाड़ी है उसके मतलब उस तरफ करने। तो वहां पे जब गए तो उसने इतनी खौफनाक शक्ल सुनने में आया कि बनाई कि वो 6-7 मर्द जो डंडे हाथ में उठा के लेके गए थे कि वो सारे खौफजदा हो गए, कोई वहीं बेहोश हो गए और कोई पलट के गिरे, कोई क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बहरहाल वो ऐसा कोई एक ड्रामना एक सीन था कि जैसे सुनने में हमारे तक पहुंचाइए कि मतलब खौफजदा हो गए वो लोग सारे कि ये किस चीज को तुमने अंदर बुला के और खाना भी खिला दिया और बच्चों के छोटे छोटे बच्चों के पास बैठा दिया। तो ये 2 वाक़े थे मेरे हमारे तक जो पहुंचे हुए हैं। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।
लंदन और ईस्ट लंदन एक ऐसी जगह है जहां पे आबादी थोड़ी कम है, मेन शहर से थोड़ा सा कॉर्नर पे है, और उधर जब ब्रिटिशर्स का दौर हुआ करता था, मतलब किंग्स और क्वींस और इस तरह वाला, तो वहां पे उनके महल बने गए। उसी तरीके से यूरोप में एक जगह है जिसको रोमानिया कहा जाता है, और वो भी यूरोप का एक कदीम शहर है। रोमानिया में जो आर्ट वर्क नजर आता है उससे साफ जाहिर होता है कि ये किसी ऐसे लोगों की जगह है जो स्पिरिट्स पे बिलीव रखते हैं, जो फिक्शन पे बिलीव रखते हैं, जो ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स पे बिलीव रखते हैं जो इंसान और जानवर का मर्जर होता है। यहीं से वेयरवुल्फ का कॉन्सेप्ट निकला था, यहीं से वैम्पायर का कॉन्सेप्ट निकला। आज भी रोमानिया में, लंदन में, यहां तक के कुछ अमेरिका के इलाकों में और ये तो वेस्टर्न सोसाइटी थी, अगर एशिया की साइड में आए तो इंडिया में, हिंदुस्तान के चंद गांव में और पाकिस्तान के चंद गांव में ये बात वहां के लिए एक अर्बन लेजेंड है, एक कहानी है, एक ऐसी चीज के बारे में जिसको वो नाम तो हर जगह अपने अपने हिसाब से दिया, लेकिन उसका जो हुलिया है वो तकरीबन सेम है। जब आप रिसर्च करते हैं तो जब मैंने रिसर्च की तो मुझे पता चला कि हर जगह ये एक स्पीशी पाई जाती है। अब हकीकत में है या नहीं इसके बारे में तो मैं गारंटी नहीं दे रहा, लेकिन जैसे जैसे वाकयात दुनिया के मुख्तलिफ शहरों के हमें पता चले तो उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद ये एग्जिस्ट करती है चीज। एक ऐसी मखलूक के बारे में कि जिसका कद तकरीबन 7 फीट 7.5 फीट तक होता है और उसके जिस्म पे सिर्फ बाल ही बाल होते हैं। जैसे आप किसी रीछ को देख के, भालू को देख के, या कुछ ऐसे जानवर जिसके सिर्फ जिस्म पे बाल, बड़े बड़े बाल होते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि वो इंसान के रूप में होता है। उसकी जो नाक होती है वो बिल्कुल, और जो चेहरा है वो बिल्कुल इंसानों जैसा होता है, और उसकी आंखें लाल होती हैं, गोल, और इतनी बड़ी होती हैं कि नॉर्मल इंसान से बढ़कर होती हैं। और वो कहते हैं कि ये जो मखलूक है ये रात को पाई जाती है अक्सर ऐसे पहाड़ी इलाकों में जहां पे आबादी कम होती है, और हमेशा उन जगहों पे पाई जाती है जहां पे बाड़ा होता है, चाहे वो बकरे का हो, गाय का हो, भैंस का हो, किसी जानवर का हो। हिंदुस्तान में बात बहुत कॉमन है, स्पेशली यूपी साइड पे, बिहार की और लखनऊ या इस जगह पे, कि लोग रातों को बाकायदा पहरा देते हैं ऐसी मखलूक से बचने के लिए, क्योंकि कुछ जगहों पे हिंदुस्तान के अखबारों में ऐसे ऐसे वाकयात शाया हुए कि जिससे लगता है कि ये जो भी कत्ल हुआ है, कोई चीज गायब हुई है, ये किसी इंसान की हरकत नहीं। क्या ये मखलूक है या कोई जानवर है, ये अभी तक बात क्लियर नहीं हो सकी है, लेकिन ये एक इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। अब आपके ऊपर है कि आप इसके ऊपर रिसर्च करें और हमें मजीद बताएं या फिर ना कीजिए। अपने शो के अब लास्ट कॉलर की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं 111000105 पे लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो अस्सलाम वालेकुम मिनाज भाई। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम होता है वैसे? अस्सलाम जी, वालेकुम अस्सलाम। मिनाज भाई रही हूँ जो पिछले शो में आपसे बात की थी। जी तबस्सुम साहिबा, किधर से कॉल कर रही हैं आप? जी मैं शरफाबाद चौरंगी से कॉल कर रही हूँ। जी बोलिए, क्या वाक़या आपका?
जी पहले तो मैं बता दूं, जो अली भाई आए थे उन्होंने काफी मज़ारात के बारे में मुझे सुना दिया मुझे। चले वो बात छोड़ दें, अपना जो बात है वो करिए। पिछली दफा जो बात हुई थी मैं आपको ये बता ना सकी थी। आपने कहा था कि आपको फील होता है, तो मैंने कहा था कि मुझे कुछ फील नहीं होता, मेरे साथ जो असरात हैं। ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ बताऊंगी मुझ पे हाजिरियां होती हैं बस। किस तरीके से बताइए? इस तरीके से जब अल्लाह का कोई जिक्र हो रहा होता है, महफिल हो रही होती है, या मैं किसी ऐसी जगह पे चली जाती हूँ जहाँ पर अल्लाह का जिक्र हो रहा है या कोई ऐसी बात हो रही है, तो मुझे होश नहीं रहता, मुझे पता नहीं क्या होता है। बस मुझे बताने वाले बताते हैं कि मैं जोर जोर से जो ना सरगर्दन घुमाना शुरू कर देती हूँ, बाल सारे खुल जाते हैं मेरे, और ना जमीन पे लौटना शुरू कर देती हूँ मैं। और जो आप गर्दन घुमाती हैं वो क्या पूरी 360 घुमाती हैं या जैसे वो मलंग? जी पूरी मेरी जो है ना गर्दन उतर जाती है। फिर मेरी ना उसके बाद मेरी गर्दन में जब मुझे होश आता ना, तो मेरी गर्दन एक टिकती है ना, जैसे वैसे टिकती नहीं, गिर जाती है। इस साइड पे गिर रही होती, कभी इस साइड पे गिर रही थी, बिल्कुल लूज हो जाती है। इतना मेरा जब मुझे होश आता है, मेरे सारे जिस्म में दर्द होता है, इस तरीके से होता है। और मिनाज भाई, ये जो चीज मुझे लगी थी ना, ये मैं आपको बताऊं कि जिस टाइम मैंने आपको बताया ना मेरे ख्वाब में होता है, जब मैं उस घर में रहती थी ना मिनाज भाई, तो वो चीज दरख्त से उतर कर आती थी। सही। जिस दरख्त में मैंने आपको बताया था, इतना बड़ा एक घर था, तो और ख्वाब में उसने मुझे बताया था कि मैं इस दरख्त पे रहता हूँ और ना मुझे इस दरख्त से बांध दिया गया है, मैं इस दरख्त से निकल नहीं सकता, तुम फातिहा करना तो मैं इस दरख्त से निकल जाऊंगा। तो उसके बाद ही हमने फौरन ही वो घर छोड़ दिया था, क्योंकि मेरी वो खाला को ले आए थे, खाला सास को ले आए थे मेरे शौहर, जो हमने फौरन ही वो घर छोड़ दिया। सही। लेकिन ना फिर मैंने एक दिन ऐसे ही सोचा कि हम जब दूसरे घर चले गए, तो मैंने कहा फातिहा दिला दूं, पता नहीं वो किस हाल में होगा। वो पहले मेरे ख्वाब नहीं आता था, ख्वाब में ही देखा है। अक्सर मेरे शौहर कभी आते थे ना, तो मैं उनको किचन में खड़ी हुई मिलती थी या सहन में बैठी हुई मिलती थी, जबकि मैं सोती बिस्तर पे थी, लेकिन नींद में कब उठ के मैं कहाँ चली जाती थी मुझे पता ही नहीं चलता था। जो वो मुझे जगाते थे तो मैं खुद परेशान हो जाती थी कि मैं यहाँ कैसे बैठी हुई हूँ। तो आप हो सकता है आपको नींद में चलने की बीमारी? नहीं, मुझे कोई नींद में चलने की, अल्लाह का शुक्र, मुझे ऐसी कोई बीमारी नहीं है। लेकिन अब नहीं होता ना, वो उसी वक्त ही होता था, मुझे उसी घर में ही होता था मेरे साथ। अच्छा, फिर मैंने फातिहा दिलाया ना मिनाज भाई, तो जिस वक्त मैंने ऐसी एक दिन खीर पकाई तो मैंने फातिहा दिलाया, मैंने कहा कि अल्लाह पाक से जो कह दे। यकीन नहीं मानेंगे मिनाज भाई, उसी रात वो मेरे ख्वाब में आ गया। हालांकि ख्वाब आने बंद हो गए थे घर से, जब मैं निकल गई थी ना तो ख्वाब आने बंद हो गए थे। उसी रात वो मेरे ख्वाब में आया और उसने मुझसे कहा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे आजाद कराया और अब मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ हूँ। और उसकी दूसरे दिन मैंने ख्वाब में देखा कि मेरी शादी हुई, निकाह हुआ है किसी से। और मिनाज भाई मुझे जब उतर के आता था ना, I'm really sorry कि आपकी लाइन ड्रॉप हो गई। खैर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तबस्सुम साहिबा कि आपने अपने मैसेज हमें अपना वाकया पूरा क्लियरली शेयर किया। और आई थिंक ये उन चंद कॉलर्स में से हैं जिनके साथ असल में कोई वाकया पेश आया है। असल में मेरी मुराद ये कि इनके साथ होता है। अक्सर लोग आके कजन्स, नानी, दादा, इनके वाकयात सुनाते हैं। इन्होंने अपना वाकया खुद और जो इनके साथ रिसेंटली हुआ है उसके बारे में बताया। हमारी सोसाइटी में जहाँ पे जिन्नात का कॉन्सेप्ट है, रूहों का कॉन्सेप्ट है, वहीं पे एक कॉन्सेप्ट है काले जादू का। अक्सर घरों में ये समझा जाता है या ये कहा जाता है कि काला जादू है, हमारे रिश्तेदारों ने काला जादू करवा दिया है। काला जादू एक बहुत कॉम्प्लेक्स दुनिया है, एक कॉम्प्लेक्स सोच है। जब इंसान मुसीबत में होता है तो वो उसका जो यकीन होता है, जो उसका फेथ होता है, वो कमजोर हो जाता है। अल्लाह ताला की तरफ से भी इंसान को जबरदस्ती मुसीबतों में डाला जाता है ताकि उसका टेस्ट, इम्तिहान लिया जाए कि उसका अल्लाह पे यकीन कितना पुख्ता है। जब इंसान के ऊपर ज्यादा मुसीबतें और उसके ऊपर
तोहमतें या ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं तो फेथ अक्सर कम हो जाता है। और जब वो किसी आलिम, किसी जादूगर या किसी आमिल के पास जाते हैं तो वो अक्सर उनको ये बात कहते हुए 1% भी नहीं घबराता कि आपके ऊपर काला जादू हुआ है और इन्होंने किया हुआ, इन्होंने किया हुआ। और हम इंसान चूंकि सोच हमारी कमजोर होती है और तालीम हमारा और शऊर हमारा कम होता है तो हम समझ भी जाते हैं कि हाँ ये सही कह रहे हैं, और फिर ऑटोमेटिकली हमारा दिमाग तरीके से काम करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से अक्सर खानदानों में दुश्मनियां हो जाती है सिर्फ इस बात पे। तो इसमें गलती किसी एक इंसान की नहीं, किसी उस शख्स की नहीं, गलती सिर्फ उस मौलाना साहब की है, उस मौलवी की है या उस आमिल की है जो उनको गलत बात बता रहा है। काला जादू एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल 100% बात दुरुस्त है। हमारे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर 3 बार हुआ था। अफ्रीका, जिसको ब्लैक मैजिक का एक गढ़ समझा जाता है, बाकायदा मार्केट्स हैं जहां पे स्कल, रूहें बुलाने का तरीका और पता नहीं लातादाद चीजें मिलती हैं। बांग्लादेश में ये चीज बड़ी पाई जाती है। लेकिन ये बात बहुत कॉम्प्लेक्स है और बहुत इजीली हम इंसान धोखे में आ जाते हैं। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस बात को बिलीव करने से पहले सोच लें, समझ लें, देख लें, क्योंकि इसके जो सर्कमस्टांसेस होते हैं या रिजल्ट होते हैं वो काफी खराब होते हैं। तीन बज के 10 मिनट हो चुके हैं जनाब। हमारे प्रोग्राम को खत्म हुए हुए भी 10 मिनट हो चुके हैं। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने अपने वाकयात हमसे शेयर किए 11100105 पे या फिर अपने SMS भेजे 1313 पे। उन तमाम लोगों के नाम में शामिल करने की कोशिश करते हैं जो लोग अपने मैसेजेस हमें भेजते रहे। सैयदा तहसीन, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने का। उमैर खालिक अंसारी, आपका शुक्रिया। इमरान शरीफ, जायशा खान, अमजद खान, फरिया अकरम, सलमान अली, शाहजेब अली, बिलाल जाकिर, आयशा अलीशा, आपका भी शुक्रिया। सुरेश बख्तावर, थैंक यू सो मच। आयशा शाह, आपका भी शुक्रिया। फरहान शेख, थैंक यू सो मच। जीम रिंद, थैंक यू। नयाब फातिमा, आपका भी शुक्रिया। कीनी सो मच। नबील फराज, आपका शुक्रिया। अरसलान, थैंक यू सो मच आपके मैसेज का। और उन तमाम लोगों से माजर जिनके नाम हम शामिल नहीं कर सके अपने शो में, या फिर आपका मैसेज नहीं पढ़ पाए या फिर आपकी कॉल नहीं लग पाई, आप लोगों से माजरत। बहुत बहुत शुक्रिया इस शो को पसंद करने का। तकरीबन इस शो को अब 10.5-11 महीने हो चुके हैं। एंड इट्स एन ऑनर फॉर मी कि आप लोग अपनी मसरूफ जिंदगी में से टाइम निकालते हैं और प्रोग्राम सुनते हैं। थैंक यू सो मच। और उन लोगों को मैं बोलना चाहूंगा जो इस प्रोग्राम को पसंद नहीं करते, बिल्कुल आप नहीं करते होंगे, आपकी अपनी एक राय है, अपनी एक सोच है, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, खास है, अगर आप भाई समझ के नहीं मान सकते तो दोस्त समझ के या दुश्मन समझ के चले मान लीजिए कि अगर आपकी सोच हमारी सोच से नहीं मिलती तो एटलीस्ट इस प्रोग्राम को या जो लोग हमें कॉल करते हैं उनको या फिर जो अपने वाकयात सुनाते हैं उनको डिसहार्ट ना कीजिए। किसी की प्रॉब्लम का आपको नहीं मालूम, अंदाजा नहीं है कि कौन कितनी प्रॉब्लम्स में घिरा हुआ है। हम जब अपने शहर में अपने लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट ये भी ना करें कि उनका ये एरिया भी क्लोज कर दें, बंद कर दें। वैसे ही अच्छे खासे प्रॉब्लम्स, टेंशन्स में हम रोजाना घिरते चले जा रहे हैं। कि अगर आप चाहें तो
दूसरों का ख्याल रख लें, वरना नहीं, आप अगर आप करना चाहते तो करिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई प्रोग्राम नहीं रुकेगा। आई थिंक कोई डिसहार्टन भी नहीं होगा, मैं भी नहीं होऊंगा, बल्कि उल्टा मैं और पुख्ता होता जाऊंगा अपने इस मिशन में। With this, ladies and gentlemen, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का प्रोग्राम सुनने का। थैंक यू सो मच। एंड यस, अगर आप लोग पीटीवी देखते हैं तो पीटीवी पे मंडे को जो मॉर्निंग शो आता है उसमें आई एम इनवाइटेड, तो अगर आप लोग देखना चाहें तो वो सुबह 10-9 बजे आता है शो, देख सकते हैं, वरना नहीं देखिएगा, सिंपल है। लेकिन एक बात याद रखिए, जैसे कि मैंने अपने शो की शुरुआत में कहा था, इस जमीन, इस शहर की अपनी एक कहानी है, एक माजी है जिसे हम शायद भूल चुके हैं, लेकिन ये शहर हमें बताने से कतराता नहीं। अक्सर आपको भी ये महसूस होता होगा, और हमें भी होता है कि हमारे घरों में जहां पे हम रहते हैं, शायद अभी आप ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, किसी की प्रेजेंस महसूस होती है, कोई है ऐसा महसूस होता है। लेकिन जब आप होश में आते हैं तो आपको लगता है कि खाली है घर। तो इस बात को हरगिज़ झूठ ना समझेगा, अल्लाह ना करे, लेकिन अगर जिस दिन ये सच्चा हो गया, उस पल का सोचिए क्या होगा। इन घरों में आप बैठ के अभी ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, जरूरी नहीं कि आप अकेले हो सकता है जो आपके कमरे में खिड़की है उधर से कोई आपको झांक रहा हो, या अगर आप अभी फर्स्ट फ्लोर पे सो रहे हो तो सेकंड फ्लोर पे शायद आपको कोई आवाज महसूस हो रही हो। ये बातें रियलिटी भी हो सकती हैं। तो सबसे बड़ी ताकत हमारे पास मौजूद है, हमारा अकीदा, मजहब पर बिलीव, अल्लाह ताला पे बिलीव। जिसको सूरह जिन आती है वो पढ़ ले, जिसको सूरह रहमान आती है वो पढ़ ले, या जिसको आयतुल कुर्सी आती है वो पढ़ ले। पाकी नापाकी का ख्याल रखिए, और बाकी सारी चीजें अल्लाह ताला पे छोड़ दीजिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, इंशाअल्लाह ताला जिंदगी रही तो दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।